पहाड़ों पर तेज हवा चल रही थी, जिसमें खून और आने वाली मौत की बू मिक्स थी। दुश्मनों से घिरा हुआ एक अकेला आदमी वहां खड़ा था। फैंग युआन, चुपचाप वो स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाड़ा हमें दे दो और मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। डेविल फैंग, बचने की कोशिश मत करना। आज सभी बड़े राइटियस सेक्ट्स ने हाथ मिलाया है तुम्हें खत्म करने के लिए। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज तुम्हारा मरना पक्का है। फैंग युआन, तुम डीमन हो। तुमने उस स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाड़ा को पाने के लिए न जाने कितने लोगों को मारा है। तुम्हारे गुनाह माफी के लायक नहीं है। डीमन, 300 साल पहले तुमने मेरी फैमिली को मारा था। उस दिन के बाद से मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारा खून पीऊंगा। आज मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा। फैंग युआन, जो एक फटा पुराना हरा रोब पहने हुए था, अपने बिखरे हुए बालों और खून से लथपथ बॉडी के साथ चारों तरफ देख रहा था। हवा से उसका रोब किसी लड़ाई के झंडे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसके शरीर पर सैकड़ों घाव थे जिनसे खून बह रहा था। वहीं खड़े खड़े फैंग युआन के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। दुश्मन हर तरफ थे, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रिजल्ट तय था, उसे आज मरना ही था। फैंग युआन को यह बात अच्छी तरह पता थी, लेकिन मौत सामने देखकर भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसकी काली आंखें एक गहरे कुएं जैसी थीं, इतनी गहरी कि कोई उसका अंत नहीं देख सकता था। उसे घेरे हुए ये हीरोज कोई बड़े लीडर्स नहीं, बल्कि नई जनरेशन के फेमस लोग थे। वो चिल्ला रहे थे, गुस्से में थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि मरते मरते भी फैंग युआन कोई खतरनाक हमला न कर दे। ये कॉन्फ्रंटेशन शाम तक चला, लगभग 6 घंटे। सूरज ढलने लगा था और पहाड़ पर धूप ऐसे चमक रही थी जैसे जंगल में आग लगी हो। फैंग युआन, जो अब तक एक मूर्ति की तरह चुप खड़ा था, धीरे से घूमा। सभी हीरोज डर गए और एक कदम पीछे हट गए। फैंग युआन के पैरों के नीचे का पत्थर खून से लाल हो चुका था। ढलते सूरज की रोशनी में उसका पीला चेहरा अजीब सा चमक रहा था। हरियाली से भरे पहाड़ और ढलते सूरज को देखकर फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हरे पहाड़ पर सूरज ढल रहा है, ऑटम का चांद और स्प्रिंग की हवा। सच में सुबह के काले बाल शाम तक सफ़ेद हो जाते हैं। सही या गलत, जीत या हार, अब पीछे मुड़कर देखना बेकार है। जब वो ये कह रहा था, अर्थ पर बिताई उसकी पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में आने लगी। वो अर्थ पर एक स्कॉलर था जो किस्मत से इस दुनिया में आ गया। 300 साल उसने स्ट्रगल किया और 200 साल उसने दुनिया पर राज किया। 500 साल बीत गए, लेकिन वो उसका सबसे शानदार वक्त था। दिल में दबी हुई पुरानी यादें अचानक उसकी आंखों के सामने आ गईं। आखिर में मैं फेल हो ही गया, फैंग युआन ने मन में सोचा। उसे दुख था, लेकिन कोई पछतावा नहीं। ये अंजाम उसे पहले से पता था। जब उसने डीमन बनने का रास्ता चुना था, वो इसके लिए तैयार था। डीमन बनने का मतलब अच्छाई का दिखावा करना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जीना, मरना और तबाही मचाना था। पूरी दुनिया को दुश्मन मानना और दिल खोल कर जीना। अगर मैंने स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाड़ा को सही से यूज़ कर लिया, तो क्या मैं अगली जिंदगी में भी डीमन बनूंगा? ये सोचकर फैंग युआन जोर से हंसने लगा। ए डीमन, तुम हंस क्यों रहे हो? सब सावधान रहो, ये मरते वक्त हमला करने वाला है। जल्दी से वो सिकाड़ा छीन लो इससे। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ भागे, फैंग युआन ने खुद को उड़ा दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बूम! बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जो ग्रीन थैच माउंटेन को ठंडा कर रही थी। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पहाड़ पर अंधेरा नहीं था। पहाड़ के नीचे से ऊपर तक हजारों घरों की लाइट्स जल रही थीं, जैसे रोशनी की एक पट्टी हो। ये एंशिएंट मून क्लैन का गांव था। गांव के बीच में एक बड़ा सा हॉल था जो रोशनी से चमक रहा था। वहां एक पूजा चल रही थी। हे पूर्वजों, हम पर कृपा करें। इस सेरेमनी में हमें बहुत सारे होनहार नए लड़के मिले जो हमारे परिवार का नाम रोशन करें। एंशिएंट मून क्लैन का लीडर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, सफ़ेद कपड़ों में ज़मीन पर घुटने टेके बैठा था। उसने आंखें बंद की हुई थीं और दिल से दुआ मांग रहा था। उसके सामने पूर्वजों के नाम की टैबलेट्स रखी थीं। उसके पीछे 10 से ज़्यादा एल्डर्स भी घुटने टेके बैठे थे। पूजा खत्म होने के बाद क्लैन लीडर ने सबसे पहले मत्था टेका। उसके बाद बाकी एल्डर्स ने भी वैसा ही किया। हॉल में सिर्फ मत्था टेकने की आवाज़ गूंज रही थी। सेरेमनी के बाद सब धीरे धीरे खड़े हुए और शांति से बाहर निकलने लगे। बाहर कॉरिडोर में आकर एल्डर्स ने राहत की सांस ली और बातें करने लगे। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। 1 साल निकल गया।
पिछली सेरेमनी तो जैसे कल ही हुई थी, सब कुछ अभी भी याद है। कल साल की सबसे बड़ी सेरेमनी है। देखते हैं इस साल कैसे नए बच्चे आते हैं। काश कोई ए ग्रेड टैलेंट मिल जाए। 3 साल हो गए, हमारे क्लैन में कोई जीनियस नहीं आया। सही कहा, बाई विलेज और शूम विलेज में तो काफ़ी टैलेंटेड लड़के आए हैं, खासकर वो बाई निंगबिंग। वो तो सच में खतरनाक है। बाई निंगबिंग का नाम सुनते ही एल्डर्स के चेहरे पर चिंता आ गई। वो 2 साल में ही लेवल 3 गू मास्टर बन गया था। वो अपनी जनरेशन का सबसे आगे रहने वाला लड़का था। लेकिन इस साल हमारे पास भी उम्मीद है। बिल्कुल, फैंग जी की फैमिली में एक जीनियस आया है। 3 महीने में बोलने लगा था, 4 महीने में चलने लगा था, 5 साल की उम्र में वो पोएम्स लिखता था। वो सच में जीनियस है। हाँ, वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसने हाल ही में कुछ बहुत अच्छी पोएम्स लिखी हैं। वो सच में जीनियस है। क्लैन लीडर सबसे आखिर में हॉल से निकला। उसने एल्डर्स की बातें सुन ली थीं। वो समझ गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। गू युए फैंग युआन। एक लीडर होने के नाते उसकी नज़र ऐसे टैलेंटेड बच्चे पर थी। फैंग युआन सबसे होशियार बच्चा था। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही समझदार होते हैं, वो कल्टीवेशन में बहुत आगे जाते हैं। अगर उसका एप्टीट्यूड ए ग्रेड निकला तो वो बाई निंगबिंग को टक्कर दे सकता है। अगर सी ग्रेड भी हुआ तो भी वो क्लैन का एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन सकता है। पर वो इतना होशियार है, मुझे लगता है वो ए ग्रेड ही होगा। ये सोचते हुए क्लैन लीडर हल्का सा मुस्कुराया। उसने गले को साफ किया और एल्डर्स से बोला, दोस्तों, रात काफ़ी हो गई है। कल सेरेमनी है तो आज रात अच्छे से आराम करो और अपना दिमाग शांत रखो। एल्डर्स समझ गए कि लीडर क्या कहना चाहता है। हर साल ये एल्डर्स नए टैलेंटेड बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही शांत रहने को कहा जा रहा है। खासकर फैंग युआन के लिए, जिसके ए ग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा थे। वो अनाथ था, तो अगर कोई एल्डर उसे अडॉप्ट कर लेता तो उनका फ्यूचर सेट हो जाता। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। कोई चीटिंग या साजिश नहीं होनी चाहिए जो क्लैन की यूनिटी को तोड़े। याद रखना, हम हिम्मत भी नहीं करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं चलता हूँ। क्लैन लीडर, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं। एल्डर्स वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर ठंडा हो गया। बारिश और हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। क्लैन लीडर खिड़की के पास गया। ये 3rd फ्लोर था। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा था। आज रात गांव में ज़्यादा लाइट्स जल रही थीं, क्योंकि कल बड़ा दिन था। सब लोग एक्साइटेड और नर्वस थे। शायद ही किसी को नींद आ रही होगी। यही हमारे क्लैन का फ्यूचर है। क्लैन लीडर ने गहरी सांस ली और बाहर देखा। लेकिन उसी वक्त एक और इंसान भी उन्हीं लाइट्स को देख रहा था। एक छोटा लड़का खिड़की पर खड़ा था। हवा और बारिश उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। एंशिएंट मून माउंटेन, ये तो 500 साल पहले की जगह है। स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा ने सच में काम कर दिया। फैंग युआन की नज़र कहीं दूर थी। स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा के पास वक्त को पीछे मोड़ने की ताकत थी। ये एक रीबर्थ था। मैं स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा की मदद से 500 साल पीछे आ गया हूँ। फैंग युआन ने अपने हाथ उठाए। वो छोटे गोरे हाथ उसके बचपन के हाथ थे। उसने मुट्ठी बंद की, ये महसूस करने के लिए कि ये सपना नहीं है। खिड़की पर बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। उसने आंखें बंद कीं और काफ़ी देर बाद खोलीं, फिर एक गहरी सांस ली। 500 साल बीत गए। सच में एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था ये कोई सपना नहीं था। कहा जाता है कि इस दुनिया में एक रिवर ऑफ टाइम है जो दुनिया के हर पल को सपोर्ट करती है। सिर्फ स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा ही वो एक ऐसी चीज है जो वक्त की धार के अगेंस्ट जाकर टाइम को पीछे मोड़ सकती है। लोग इस बात पर कम ही यकीन करते थे, क्योंकि इस सिकाडा को यूज करने की कीमत बहुत बड़ी थी। अपनी जान और पूरी कल्टीवेशन की कुर्बानी देनी पड़ती थी। लेकिन अब फैंग युआन को पूरा यकीन हो गया था, वो सच में पिछले जन्म में वापस आ गया है। अफसोस कि स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा उसे वापस लाने में डिस्ट्रॉय हो गया। उसको पाने के लिए मैंने हजारों लोगों को मारा था, दुनिया भर की नफरत झेली थी। फैंग युआन ने मन में सोचा। हालांकि सिकाडा खत्म हो गया था, लेकिन उसके पास अभी भी एक कीमती खजाना बचा था। वो खजाना था उसके 500 साल की यादें और एक्सपीरियंस। ये वो खजाना है जो कोई उससे छीन नहीं सकता। इन 500 सालों में उसने बहुत कुछ देखा था। कौन जीनियस बनेगा, कहाँ खजाना छुपा है, दुनिया का इतिहास कैसे बदलेगा, ये सब उसे पता था।
अगर वो इन यादों का सही इस्तेमाल करे तो वो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए? फैंग युआन का दिमाग बिल्कुल शांत था। 500 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, बहुत सी चीजें धुंधली हो गई हैं, और जो बड़े खजाने उसे याद हैं वो यहाँ से बहुत दूर हैं, या फिर उन्हें खुलने में अभी वक्त लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैंने अभी तक अपनी कल्टीवेशन शुरू भी नहीं की है। मैं बस एक आम इंसान हूँ। अगर मैं बिना ताकत के उन खजानों के पीछे भागा तो मैं खुद को मौत के मुंह में ढकेल दूंगा। फैंग युआन ने हिसाब लगाया। उसे सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी होगी। ये ग्रीन थैच माउंटेन अभी उसके लिए सेफ है, लेकिन एक जेल की तरह भी है। बाहर के खतरों से बचने के लिए उसे कम से कम तीसरे रैंक का गू मास्टर बनना ही होगा। ठीक है, कुछ वक्त के लिए मैं इस जेल में ही ट्रेनिंग करूंगा। कल सैक्रिफिशियल सेरेमनी है। कल से मैं ऑफिशियली एक गू मास्टर बनने का सफर शुरू कर सकता हूं। सैक्रिफिशियल सेरेमनी का ख्याल आते ही फैंग युआन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। एप्टीट्यूड, हाँ? तभी दरवाजा हल्का सा खुला और एक लड़का अंदर आया। भैया, आप खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? बाहर बारिश हो रही है। ये लड़का दुबला पतला था, फैंग युआन से कद में थोड़ा छोटा, लेकिन शक्ल में बिल्कुल वैसा ही। ये फैंग ज़ैंग था, फैंग युआन का जुड़वा भाई। फैंग युआन ने मुड़कर उसे देखा। उसका चेहरा वैसा ही ठंडा था। तुम हो? फैंग ज़ैंग ने हमेशा की तरह अपना सर झुका लिया और अपने पैरों को देखने लगा। मैंने देखा कि आपका दरवाज़ा बंद नहीं था, तो सोचा बंद कर दूं। कल सेरेमनी है, काफ़ी देर हो गई है। अगर अंकल और आंट को पता चला कि आप अभी तक जागे हैं तो वो परेशान होंगे। फैंग ज़ैंग को अपने भाई का ठंडा बर्ताव अजीब नहीं लगा। बचपन से फैंग युआन ऐसा ही था। फैंग ज़ैंग हमेशा सोचता था कि शायद जीनियसेस ऐसे ही होते हैं। दोनों भाई एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही वक्त पर, लेकिन किस्मत कितनी अलग थी। बड़ा भाई हीरे जैसा चमकदार जीनियस था और वो बस एक पत्थर जैसा आम लड़का। सब लोग उसे सिर्फ फैंग युआन का छोटा भाई कहकर बुलाते थे, यहाँ तक कि वो खुद शीशे में अपनी शक्ल देखकर नफरत करने लगा था। परेशान होंगे? अंकल और आंट की बात सुनकर फैंग युआन के मन में एक मजाकिया हंसी आई। उसे याद है कि जब वो दोनों 3 साल के थे, उनके माता पिता मर गए थे। अंकल और आंट ने उनकी देखभाल के बहाने उनके माता पिता की सारी दौलत हड़प ली थी। शुरू में वो दोनों भाइयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन फैंग युआन ने पिछली जिंदगी की यादों का यूज करके अर्थ की पुरानी पोएम्स सुनाई और खुद को एक जीनियस साबित किया। इससे सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और अंकल आंट को मजबूरन अच्छा बर्ताव करना पड़ा। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी। हंसी की बात यह थी कि उसका भाई ये सच नहीं देख पाता था। वो अंकल आंट की बातों में आ गया था और अपने ही भाई से मन ही मन नफरत करने लगा था। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, फैंग युआन ने सोचा। एक जीनियस बड़ा भाई जिसका एप्टीट्यूड असल में सिर्फ ग्रेड सी का है, और एक छोटा भाई जिसे कोई नहीं पूछता, वो कल ग्रेड ए एप्टीट्यूड वाला जीनियस निकलेगा। कल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। छोटा भाई आसमान में उड़ेगा और बड़ा भाई जमीन पर गिरेगा। उसके बाद अंकल आंट का ठंडा बर्ताव, लोगों के ताने और भाई की नफरत सब वापस आएगा। नफरत। पिछली जिंदगी में फैंग युआन को नफरत थी, अपनी किस्मत से, अपने परिवार से। लेकिन अब 500 साल जीने के बाद उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। नफरत करके क्या मिलेगा? इस दुनिया का नियम सीधा है, कमजोर शिकार बनता है और ताकतवर जिंदा रहता है। सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे हटा दो, चाहे वो कोई भी हो। बदला लेना मेरा मकसद नहीं है। डीमन का रास्ता समझौता करना नहीं होता। ये सोचकर फैंग युआन हल्का सा हंसा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और ठंडे दिमाग से कहा, तुम जाओ अब। फैंग ज़ैंग डर गया। उसे लगा जैसे उसके भाई की आंखें उसके दिल का हाल पढ़ रही हैं। ठीक है भैया, कल मिलते हैं। फैंग ज़ैंग ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग। रात के पहरेदार ने जोर जोर से क्लैपर बजाया। ये आवाज ऊंचे खंभों पर बने घरों के अंदर तक गूंज गई। फैंग युआन ने अपनी आंखें खोलीं और मन में सोचा, रात का 5वां पहर है। कल रात वो बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन दिमाग में चल रही प्लानिंग की वजह से सिर्फ 2 घंटे ही सो पाया था।
अभी तक उसने कल्टीवेशन शुरू नहीं की थी, इसलिए उसका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन 500 साल की मुश्किलों ने फैंग युआन के इरादों को फौलाद बना दिया था। नींद की थकान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने कंबल हटाया और तुरंत खड़ा हो गया। खिड़की खोलते ही पता चला कि बारिश रुक चुकी थी। मिट्टी, पेड़ और जंगली फूलों की खुशबू हवा के साथ अंदर आई। फैंग युआन का दिमाग एकदम साफ हो गया। नींद गायब हो गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान नीला था, लेकिन थोड़ा धुंधला। दूर पहाड़ों पर हरियाली छाई हुई थी। यहाँ घर जमीन पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े लकड़ी के खंभों पर बने होते थे। नीचे खाली जगह और ऊपर रहने का कमरा। फैंग युआन और उसका भाई फैंग ज़ैंग दूसरी मंजिल पर रहते थे। फैंग युआन मास्टर, आप जाग गए? मैं आपके लिए पानी लाई हूं। नीचे से एक लड़की की आवाज आई। फैंग युआन ने नीचे देखा। ये उसकी पर्सनल मेड शेन सुई थी। वो दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन आज उसने बहुत सज धज कर कपड़े पहने थे। हरे रंग का सूट, पैरों में कढ़ाई वाले जूते और बालों में मोती की पिन। वो पूरी तरह से जवान और खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए ऊपर आई। पानी गुनगुना था। उसने बड़े प्यार से फैंग युआन का चेहरा धुलवाया। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी। इसके बाद वो फैंग युआन को कपड़े पहनाने लगी। बटन लगाते वक्त वो जानबूझकर अपने शरीर को फैंग युआन के हाथ या पीठ से टच कर रही थी, लेकिन फैंग युआन का चेहरा पत्थर की तरह शांत था। दिल बिल्कुल पानी की तरह ठहरा हुआ। वो जानता था कि ये मेड सिर्फ उसके अंकल और आंट की जासूस है। ये लड़की सिर्फ दिखावे और पैसों की भूखी है। पिछली जिंदगी में इसने फैंग युआन को धोखा दिया था। जैसे ही पता चला कि फैंग युआन का एप्टीट्यूड कम है, इसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। जब शेन सुई फैंग युआन के कपड़े ठीक कर रही थी, तभी फैंग ज़ैंग अंदर आया। शेन सुई को अपने भाई के इतने करीब देखकर उसकी आंखों में जलन और तारीफ दोनों दिखाई दी। फैंग ज़ैंग के पास भी सर्वेंट था, लेकिन वो एक मोटी और बूढ़ी औरत थी। शेन सुई जैसी जवान लड़की नहीं। अगर कभी शेन सुई मेरी सेवा करे तो कैसा लगेगा? फैंग ज़ैंग ने मन में सोचा, लेकिन डर के मारे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाया। सब जानते थे कि अंकल और आंट फैंग युआन को ज्यादा मानते हैं। शेन सुई कोई मामूली मेड नहीं थी। उसकी मां इस घर की हेड हाउसकीपर थी। बस रहने दो। फैंग युआन ने शेन सुई के हाथ को झटक दिया। कपड़े ठीक हैं, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। फैंग युआन अच्छी तरह समझ रहा था कि शेन सुई उसे सिड्यूस करने की कोशिश क्यों कर रही है। सबको लगता था कि फैंग युआन जीनियस है और उसका एप्टीट्यूड ग्रेड ए होगा। अगर शेन सुई उसकी कॉन्क्यूबाइन बन गई तो वो नौकर से मालकिन बन जाएगी। लेकिन फैंग युआन का दिल अब बर्फ जैसा ठंडा था। तुम जा सकती हो। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी स्लीव्स ठीक करने लगा। शेन सुई का मुंह बन गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन का गुस्सा महसूस करके चुपचाप जी बोलकर चली गई। तुम तैयार हो? फैंग युआन ने फैंग ज़ैंग की तरफ देखा। फैंग ज़ैंग दरवाजे पर खड़ा था, हमेशा की तरह सिर झुकाए हुए। हाँ, सच तो ये था कि टेंशन की वजह से वो सुबह 3 बजे ही उठ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों भाई घर से बाहर निकले। रास्ते में और भी लड़के मिले जो उसी तरफ जा रहे थे। देखो, वो फैंग फैमिली के दोनों भाई हैं। लोग फुसफुसाना शुरू करने लगे। वो आगे वाला फैंग युआन है, वही जिसने वो पोएम्स लिखी थी। हाँ वही, देखो कैसे अकड़ कर चलता है, किसी से बात नहीं करता। सुना है बड़ा घमंडी है। अरे भाई, अगर तुम जीनियस होते तो तुम भी अकड़ दिखा सकते थे। फैंग ज़ैंग ये सारी बातें सुन रहा था। वो चुपचाप अपने भाई के पीछे चल रहा था। सूरज निकल रहा था, लेकिन फैंग युआन की परछाई सीधा फैंग ज़ैंग के ऊपर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे वो अंधेरे में जा रहा है। ये परछाई उसे सांस नहीं लेने दे रही थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी। लोगों का काम है कहना, फैंग युआन ने मन में सोचा। जंगल में अगर बड़े पेड़ होंगे तो हवा तो उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगी ही।
जब उसका ग्रेड सी एप्टीट्यूड सबके सामने आएगा तो यही लोग जो आज तारीफ कर रहे हैं कल उसका मजाक उड़ाएंगे। फेंग युआन को अपने अंकल और आंट की चाल साफ समझ आ रही थी। उन्होंने जानबूझकर शेन सुई को फेंग युआन के पास रखा और बूढ़ी औरत को फेंग जेंग के पास, ताकि दोनों भाइयों के बीच जलन और दूरियां पैदा हों। वो चाहते थे कि फेंग जेंग अपने ही भाई से नफरत करे। पिछली जिंदगी में फेंग युआन नादान था और फेंग जेंग बेवकूफ। दोनों उनकी चाल में फंस गए थे। लेकिन अब फेंग युआन चाहता तो इस सिचुएशन को पुलट सकता था। वो शेन सुई को सबक सिखा सकता था, अपने अंकल आंट को हरा सकता था। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेंग युआन ने मन में एक गहरी सांस ली। भाई हो या अंकल आंट, ये सब सिर्फ रास्ते के अनजान मुसाफिर हैं। अगर ये मेरे रास्ते में नहीं आए तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। शेन सुई खूबसूरत है तो क्या हुआ, बिना वफादारी के वो सिर्फ हड्डी और मांस है। अंकल आंट, क्लैन लीडर, एल्डर्स, सब के सब सिर्फ पासर्स बाय हैं। मैं क्यों अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट करूं? जब तक ये मेरे पैरों के बीच नहीं आते तब तक मैं उन्हें कुचलने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। चैप्टर 4 द सैक्रिफिशियल सेरेमनी। सूरज निकल चुका था और उसकी तेज किरणें पहाड़ों की धुंध को चीरते हुए सीधा नीचे आ रही थीं। क्लैन हेड के पवेलियन के सामने 100 से ज्यादा 15 साल के लड़के जमा थे। ये पवेलियन गांव के बिल्कुल बीच में था और यहाँ कड़ी सुरक्षा थी। इसके अंदर गू युए क्लैन के पूर्वजों की टैबलेट्स रखी हुई थीं। बहुत बढ़िया, सब वक्त पर आ गए हैं। आज की ये सेरेमनी तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ होगी। चलो मेरे पीछे आओ। ये स्कूल हाउस के एल्डर थे। उनकी दाढ़ी और बाल सफेद थे, लेकिन वो अभी भी सेहतमंद और ताकतवर दिख रहे थे। वो लोग ऊपर पवेलियन में नहीं गए, बल्कि एक बड़े दरवाजे से होते हुए नीचे की तरफ गए। पत्थरों की बनी सीढ़ियां उन्हें जमीन के अंदर एक गुफा में ले जा रही थीं। सब लड़के हैरानी से चारों तरफ देख रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। ये गुफा बहुत सुंदर थी। यहाँ अलग अलग रंगों के चमकदार पत्थर थे। लाल, हरा, नीला, सतरंगी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जब ये रोशनी लड़कों के चेहरों पर पड़ती तो वो नियॉन कलर्स की तरह चमकने लगते। फेंग युआन भीड़ के बीच में चुपचाप चल रहा था। वो मन में सोच रहा था, सैकड़ों साल पहले गू युए क्लैन यहाँ आया था। उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि इस गुफा में एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग है। यही वो स्प्रिंग है जो ढेर सारे प्राइमीवल स्टोन्स पैदा करता है, और यही हमारे क्लैन की बुनियाद है। कुछ देर चलने के बाद पानी की आवाज आने लगी। एक मोड़ के बाद सबके सामने एक बड़ी सी नदी आ गई। यहाँ बाहर की रोशनी नहीं थी, लेकिन नदी का पानी खुद ब खुद हल्की नीली रोशनी दे रहा था, जैसे रात में मिल्की वे चमकता है। पानी इतना साफ था कि नीचे की रेत और मछलियां साफ दिख रही थीं। नदी के उस पार फूलों का समंदर था। ये मून ऑर्किड के फूल थे। इनके पत्ते नीले और चमकदार थे, जैसे मोती हों। अंधेरे में ये नज़ारा किसी नीले कारपेट जैसा लग रहा था। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं जिसका नाम लूंगा वो इस नदी को पार करके उस तरफ जाएगा। जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना। जितना आगे जाओगे तुम्हारा एप्टीट्यूड उतना ही अच्छा माना जाएगा, एल्डर ने समझाया। सब लड़के जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। गू युए चेनबो, एल्डर ने पहला नाम पुकारा। नदी गहरी नहीं थी, पानी सिर्फ घुटनों तक था। चेनबो डरते हुए नदी के उस पार फूलों के बीच पहुंचा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी हो। वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके पैरों के नीचे फूलों से सफेद रोशनी निकली और उसके शरीर में घुसने लगी। लेकिन 3 कदम चलने के बाद वो बुरी तरह रुक गया। दबाव इतना ज्यादा था कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। एल्डर ने एक गहरी सांस ली और कहा, गू युए चेनबो, 3 कदम, 0 एप्टीट्यूड। तुम गू मास्टर नहीं बन सकते। अगला गू युए जाओशिया। चेनबो का चेहरा सफेद पड़ गया। वो दांत पीसते हुए वापस आ गया। बिना एप्टीट्यूड के वो अब सिर्फ एक आम इंसान बनकर रहेगा। उसका फ्यूचर खत्म हो गया था। एक के बाद एक लड़के जाते गए, ज्यादातर फेल हो रहे थे। तभी तीसरा नाम पुकारा गया, गू युए मोबे। मैं यहां हूं,
एक हट्टा कट्टा लड़का भीड़ से निकला। ये मोबे था। वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। वो तेजी से नदी पार कर गया। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम। रोशनी उसके अंदर जाती रही। वो चलता गया और आखिरकार 36 कदम पर जाकर रुका। बहुत बढ़िया, गु यूए मोबे ग्रेड बी एप्टीट्यूड। एल्डर खुशी से चिल्लाए। मोबे के दादा एल्डर मोचेन, जो वहां अंधेरे में खड़े थे, गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने अपने दुश्मन एल्डर चिलियन को देखा और कहा, कैसा लगा? मेरा पोता बुरा नहीं है ना चिलियन? एल्डर चिलियन, जिनके बाल लाल रंग के थे, गुस्से में आ गए और कुछ नहीं बोले। 1 घंटे बाद आधे लड़के जा चुके थे। ज्यादातर फेल हो रहे थे, कुछ सी और डी ग्रेड के थे। क्लैन हेड ने गहरी सांस ली। लगता है हमारा खून अब कमजोर होता जा रहा है। इस साल भी कोई खास टैलेंट नहीं दिख रहा। तभी एल्डर ने तगला नाम पुकारा, गु यूए चिचेंग। सबकी नजरें एल्डर चिलियन पर गईं, क्योंकि ये उनका पोता था। चिचेंग एक छोटा लड़का था और उसका चेहरा दागों से भरा हुआ था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और पसीना बहा रहा था। वो नदी पार करके फूलों के बीच गया। हैरानी की बात यह थी कि रोशनी उसके चारों तरफ जमा हो गई और वो भी 36 कदम तक चला गया। एक और ग्रेड बी, एल्डर चिल्लाए। सब लड़के हैरान होकर खड़े हो गए। एल्डर चिलियन जोर से हंसे, हा हा हा, 36 कदम, देखा मोचन? अब मोचन का चेहरा सफेद पड़ गया था। भीड़ में खड़े फैंग युआन की आंखों में एक चमक आई। चिचेंग। फैंग युआन को याद था, असल में चिचेंग का एप्टीट्यूड सिर्फ ग्रेड सी था, लेकिन उसके दादा ने चीटिंग करके उसका रिजल्ट बढ़ावा दिया था। इसलिए उसका ग्रेड बी एप्टीट्यूड एक धोखा था। ये बहुत बुरा था। अगर फैंग युआन चाहता तो वो भी चीटिंग कर सकता था। उसके पास इससे बेहतर तरीके थे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चिचेंग अलग था। उसके दादा क्लैन के सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक थे। वो अपने पोते की चीटिंग छुपा सकते थे। चिलियन और मोचेन हमेशा लड़ते रहते थे। अपने दुश्मन को चुप कराने के लिए चिलियन को अपने पोते का अच्छा रिजल्ट चाहिए था, इसलिए उसने ये चीटिंग की। फैंग युआन शांति से सोच रहा था कि वो इस बात का फायदा कैसे उठा सकता है। अगर वो अभी पोल खोल दे तो उसे बस थोड़ी शाबाशी मिलेगी, लेकिन बदले में एक पावरफुल दुश्मन मिल जाएगा। इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि एल्डर ने अगला नाम पुकारा, गु यूए फैंग युआन। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें फैंग युआन पर टिक गईं। फैंग युआन ने मन में एक हल्की मुस्कान ली और नदी में कदम रख दिया। जैसे ही वो दूसरे किनारे पर फूलों के बीच पहुंचा, उसे एक दबाव महसूस हुआ। ये दबाव उस स्पिरिचुअल स्प्रिंग से आ रहा था। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे से सफेद रोशनी के कण उड़ने लगे और उसके चारों तरफ घूमने लगे। ये गु ऑफ होप है, फैंग युआन ने मन में कहा। उसे वो पुरानी कहानी याद आई, इंसान के पूर्वज रेंजू की कहानी। कहा जाता है जब दुनिया नई थी, रेंजू कमजोर था और जंगली जानवर उसे खाना चाहते थे, खास तौर पर प्रेडिकमेंट्स नाम के मॉन्स्टर्स। रेंजू ने अपनी जवानी देकर गु ऑफ पावर की मदद ली और अपनी मिडल एज देकर गु ऑफ विजडम की। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो ताकत और दिमाग दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मौत के मुंह में था, प्रेडिकमेंट्स उसे घेरे खड़े थे। तब तीसरा गु आया। उसने कहा, इंसान, मुझे अपना दिल दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रेंजू ने रोते हुए पूछा, तुम कौन हो? ताकत और दिमाग तो चले गए, तुम क्या करोगे? उस गु ने कहा, मैं होप हूं, उम्मीद। जैसे ही रेंजू ने अपना दिल होप को दिया, एक तेज रोशनी निकली। अरे भागो, ये होप है। हम प्रेडिकमेंट्स को सबसे ज्यादा डर उम्मीद से लगता है। सारे मॉन्स्टर्स डरकर भाग गए। फैंग युआन जानता था कि ये वही रोशनी है जो अभी उसके अंदर जा रही है। वो रोशनी उसके पेट में जमा होने लगी। वो आगे बढ़ने लगा। 10 कदम, 20 कदम, धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा। 24, 25, 26, 27। फैंग युआन मन में गिनती गिन रहा था। 27 कदम पर पहुंचते ही बूम, उसके अंदर एक धमाका हुआ।
हालांकि बाहर किसी को आवाज नहीं आई, लेकिन फैंग युआन का पूरा शरीर कांप गया। उसके पेट के नीचे किडनीज के बीच में एक एपर्चर खुल गया था। वो गू मास्टर बन चुका था। ये उसकी उम्मीद थी, उसकी इमॉर्टल लाइफ की शुरुआत। लेकिन वो 27 कदम पर ही रुक गया था। सिर्फ 27 कदम? भीड़ में शोर मच गया। मतलब सिर्फ ग्रेड सी एप्टीट्यूड? ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन तो जीनियस था ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतनी उम्मीदें थीं इससे और ये तो फुस निकला। क्लैन हेड ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। लानत है, सिर्फ ग्रेड सी। अंधेरे में खड़े एल्डर्स भी डिसअपॉइंट होकर सिर हिला रहे थे। लगता है हमारी उम्मीदें गलत थीं। ये फैंग युआन तो सिर्फ दिखावा निकला। फैंग युआन वापस आने लगा। ठंडे पानी ने उसके जूते भिगो दिए थे। लोगों की आंखों में अब तारीफ नहीं, बल्कि मजाक, शौक और रहम था। पिछली जिंदगी में ये नज़ारा देखकर फैंग युआन टूट गया था। उसे लगा था जैसे आसमान गिर पड़ा हो। वो कपड़े उतारकर रोया था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। लोगों की उम्मीदें टूटें तो टूटें, मुझे क्या? फैंग युआन ने सोचा, मेरा सपना मेरे अंदर है। दूसरे क्या सोचते हैं उससे मेरा रास्ता नहीं बदलने वाला। अगला गू युए फैंग जैंग। एल्डर ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। गू युए फैंग जैंग। फैंग जैंग डर के मारे कांप रहा था। मैं यहां हूं। वो हड़बड़ाकर आगे भागा, ठोकर खाई और सीधा नदी में गिर गया। छपाक। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, फैंग फैमिली के दोनों भाई बेकार निकले। एक नकली जीनियस है और दूसरा तो डरपोक है। फैंग जैंग पानी में हाथ पैर मार रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। ये फैंग युआन था। भैया, फैंग जैंग खांसी करते हुए बोला। लोग अभी भी हंस रहे थे। फैंग युआन ने धीरे से कहा, चलो आगे का रास्ता शानदार है। फैंग जैंग हैरान रह गया। इतनी बेइज्जती के बाद भी भैया इतने शांत कैसे हैं? उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फैंग युआन ने उसे थपथपाया और वहां से चला गया। फैंग जैंग अब अकेला आगे बढ़ा, फूलों के बीच। उसका दिमाग अभी भी अपने भाई की शांति पर अटका था। अगर मैं होता तो मर ही जाता शर्म से। वो चलता गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 30 कदम पार कर गया। जब वो होश में आया तो वो बहुत आगे निकल चुका था। 43 कदम। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। फिर अचानक एल्डर चीख पड़े, ओ माय गॉड, ग्रेड ए एप्टीट्यूड। क्या? ग्रेड ए? 3 साल बाद हमारे क्लैन में ग्रेड ए जीनियस पैदा हुआ है। जो लोग अभी हंस रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्डर्स आपस में लड़ने लगे। ये लड़का मेरा है, ची फैमिली इसकी देखभाल करेगी। एल्डर ची लियान चिल्लाए। बकवास बंद कर बुढ़ाऊ, ये मो फैमिली के पास आएगा। मो चैन ने कहा। सब चुप हो जाओ। क्लैन हेड जो अभी गुस्से में था अब खुशी से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ फैंग जैंग था। कोई लड़ेगा नहीं। फैंग जैंग को मैं खुद ट्रेन करूंगा। ये क्लैन का फ्यूचर है। फैंग जैंग वहां खड़ा था, रोशनी में नहाया हुआ। आज किस्मत पलट चुकी थी। जीनियस भाई अब नीचे गिर चुका था और बेकार भाई अब आसमान छू रहा था। चैप्टर 6 द राइज एंड फॉल। वेन एपर्चर बहुत रहस्यमयी होता है। यह शरीर के अंदर होता है लेकिन ऑर्गन से अलग। इसके चारों तरफ सफेद रोशनी की एक परत होती है। अंदर पानी, आईने की तरह शांत। उसका रंग सायन था जिसमें तांबे जैसी चमक थी। यह ब्रॉन्ज प्राइमीवल सी था जो सिर्फ लेवल 1 गू मास्टर के पास होता है। पानी का लेवल एपर्चर के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंचा था, सिर्फ 44%। यह ग्रेड सी एप्टीट्यूड की लिमिट थी। फैंग युआन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक इनविजिबल दीवार ने उसे रोक दिया। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उसने ठंडे दिमाग से सोचा और थोड़ी ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? एल्डर ने पूछा। फैंग युआन घूम गया। बस इतना ही काफी था। भीड़ में शोर मच गया। क्या? फैंग युआन ने सिर्फ 27 कदम चले? मतलब ग्रेड सी एप्टीट्यूड? यकीन नहीं होता ये जीनियस ग्रेड सी निकला। इतनी उम्मीदें थीं और ये तो भूस निकला। क्लैन हेड ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। लानत है, सिर्फ ग्रेड सी।
अंधेरे में खड़े एल्डर्स भी डिसअपॉइंट होकर सिर हिला रहे थे। लगता है हमारी उम्मीदें गलत थीं। एंशिएंट मून क्लैन अब कमजोर होता जा रहा है। ठंडा पानी उसके पैरों को भिगा रहा था। फैंग युआन शांति से वापस आ रहा था। लोगों की आंखों में अब तारीफ नहीं बल्कि मजाक, शौक और रहम था। पिछली जिंदगी में यह नजारा देखकर फैंग युआन टूट गया था। उसे लगा था जैसे आसमान गिर पड़ा हो। वो आत्महीन हो गया था। लेकिन इस बार उसका दिल बिल्कुल शांत था। लोगों की उम्मीदें टूटे को टूटे, मुझे क्या, फैंग युआन ने सोचा। मेरा सपना मेरे अंदर है। दूसरे क्या सोचते हैं उससे मेरा रास्ता नहीं बदलने वाला। अपना रास्ता खुद चुनो। अगला गु युए फैंग ज़ैंग, एल्डर ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। गु युए फैंग ज़ैंग। फैंग ज़ैंग डर के मारे कांप रहा था। मैं यहां हूं। वो हड़बड़ाकर आगे भागा, ठोकर खाई और सीधा नदी में गिर गया। छपाक! सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। फैंग फैमिली के दोनों भाई बेकार निकले। एक नकली जीनियस है और दूसरा तो डरपोक है। क्लैन हेड ने नाक सिकोड़ ली। इसने तो नाक कटवा दी। फैंग ज़ैंग पानी में हाथ पैर मार रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। यह फैंग युआन था। भैया, फैंग ज़ैंग खांसी करते हुए बोला। लोग अभी भी हंस रहे थे। फैंग युआन ने धीरे से कहा, चलो, आगे का रास्ता शानदार है। फैंग ज़ैंग हैरान रह गया। इतनी बेइज्जती के बाद भी भैया इतने शांत कैसे हैं? उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फैंग युआन ने उसे थपथपाया और वहां से चला गया। फैंग ज़ैंग अब अकेला आगे बढ़ा, फूलों के बीच। उसका दिमाग अभी भी अपने भाई की शांति पर अटका हुआ था। अगर मैं होता तो मर ही जाता शर्म से। भैया इतने काम कैसे हैं? वो चलता गया बिना सोचे समझे। जब वो होश में आया तो वो बहुत आगे निकल चुका था। 43 कदम। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। फिर अचानक एल्डर चीख पड़े, ओ माय गॉड, ग्रेड ए एप्टीट्यूड। क्या? ग्रेड ए? 3 साल बाद हमारे क्लैन में ग्रेड ए जीनियस पैदा हुआ है। जो लोग अभी हंस रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्डर्स आपस में लड़ने लगे। ये लड़का मेरा है, ची फैमिली इसकी देखभाल करेगी। बकवास बंद कर बुढ़ाओ, ये मो फैमिली के पास आएगा। सब चुप हो जाओ। क्लैन हेड, जो अभी गुस्से में था, अब खुशी से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ फैंग ज़ैंग था। कोई लड़ाई नहीं करेगा। फैंग ज़ैंग को मैं खुद ट्रेन करूंगा। ये क्लैन का फ्यूचर है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझसे आकर बात करे। चैप्टर 7, द स्लीपिंग जीनियस। एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया। इंसान सभी जिंदा चीजों की आत्मा है और गू इस दुनिया का असली निचोड़ यानी एसेंस है। इस दुनिया में हजारों तरह के गू होते हैं। वो हमारे आसपास रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहां तक कि जानवरों के शरीर में भी। स्कूल हाउस के एल्डर धीरे धीरे समझा रहे थे। जो लोग अपने अपर्चर को खोलते हैं और गू को कंट्रोल करते हैं, उन्हें गू मास्टर्स कहते हैं। तुम सब ने 7 दिन पहले ये कर दिखाया है। अब तुम सब लेवल 1 गू मास्टर्स हो। क्लास में 57 लड़के बैठे थे। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, एल्डर, क्या आप गू मास्टर्स के लेवल्स के बारे में और बता सकते हैं? एल्डर ने गर्दन हिलाई। गू मास्टर्स के टोटल 9 बड़े लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक। हर लेवल में 4 छोटे स्टेजेस होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और पीक। एल्डर ने आगे समझाया, तुम्हारा लेवल तुम्हारे एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ग्रेड डी एप्टीट्यूड वालों का प्राइमेवल सी सिर्फ 20 से 30% भरा होता है। वो मुश्किल से लेवल 2 तक पहुंच पाते हैं। ग्रेड सी एप्टीट्यूड यानी 40 से 50%। ये लोग आमतौर पर लेवल 2 तक जाते हैं। किस्मत अच्छी रही तो लेवल 3। ग्रेड बी एप्टीट्यूड 60 से 70%। ये लोग लेवल 3 या 4 तक जा सकते हैं। और ग्रेड ए एप्टीट्यूड, जिनका प्राइमेवल सी 80 से 90% भरा होता है, ये लोग सबसे ज्यादा गिफ्टेड होते हैं और लेवल 5 तक पहुंच सकते हैं। सब लड़कों के कान खड़े हो गए। सबकी नजरें अचानक सबसे आगे बैठे लड़के पर टिक गईं। गू युए फैंग ज़ैंग। वो ग्रेड ए एप्टीट्यूड वाला था। सबकी आंखों में जलन और तारीफ दोनों थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। सबसे आखिरी रो में, खिड़की के पास, फैंग युआन टेबल पर सिर रखकर सो रहा था। देखो, वो सो रहा है, किसी ने फुसफुसाया। वो पूरा हफ्ता सोता ही रहा है,
क्या ये कभी जगता भी है? सुना है वो रात को घर भी नहीं जाता, बस गांव में घूमता रहता है। लोगों ने उसे शराब की बोतल पकड़े नशे में धुत देखा है। बातें फैलने लगीं। बेचारा सदमे में है। इतने सालों तक जीनियस बना रहा और अब ग्रेड सी निकला। और देखो किस्मत, उसका अपना छोटा भाई ग्रेड ए निकला। छोटा भाई आसमान में है और बड़ा भाई जमीन पर। शोर बढ़ने लगा तो एल्डर की तेवरियां चढ़ गईं। पूरी क्लास में सब एक्टिव थे, सिर्फ फैंग युआन सो रहा था। ये चीज एल्डर को बहुत चुभी। मैंने सोचा था ये जीनियस है, लेकिन मैं गलत था। ग्रेड सी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये क्लैन के रिसोर्सेज की बर्बादी है। अब एल्डर फैंग युआन से पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुके थे। उनका पूरा ध्यान अब फैंग ज़ेंग पर था। एल्डर ने लेक्चर आगे बढ़ाया। हमारे क्लैन की हिस्ट्री में 2 लेवल 5 मास्टर्स हुए हैं, एक फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर और दूसरे 4th जनरेशन क्लैन हेड। 4th जनरेशन हेड बहुत टैलेंटेड थे। अगर उस बदमाश हुआ जियू मंक ने धोखे से हमला न किया होता तो शायद वो लेवल 6 भी बन जाते। हुआ जियू मंक का नाम सुनते ही बच्चे गुस्से में आ गए। वो कमीना मंक, हमारे क्लैन हेड बहुत दयालु थे, इसलिए मारे गए। सब जानते थे कि हुआ जियू एक डेमन था। 4th जनरेशन हेड ने उसे हराया था, लेकिन उसने मरते मरते धोखा दिया और दोनों मारे गए। हुआ जियू मंक। कोने में बैठे फैंग युआन ने धीरे से अपनी नींद भरी आंखें खोली। उसने अंगड़ाई ली और मन में सोचा, ये हुआ जियू मरा कहाँ था? मैं इतने दिनों से गांव में ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसका लेगेसी मिल ही नहीं रहा। फैंग युआन को पिछले जन्म की यादें थीं। 2 महीने बाद एक शराबी गू मास्टर को गलती से हुआ जियू का खजाना मिलने वाला था। उस शराबी ने शराब की खुशबू से एक वाइन गू को अट्रैक्ट किया था, जो उसे एक गुफा में ले गया। वहां उसे हुआ जियू की लाश और उसका खजाना मिला। फैंग युआन इसीलिए रोज रात को शराब खरीदकर गांव में घूमता था। वो नशे में नहीं होता था, वो बस उस वाइन गू को ढूंढ रहा था। अगर मुझे वो वाइन गू मिल जाए तो मैं उसे अपना वाइटैलिटी गू बना सकता हूं। वो क्लैन के मूनलाइट गू से कहीं बेहतर होगा। लेकिन अफसोस, अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। अप्रैल का महीना आ गया है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फैंग युआन ने खिड़की के बाहर देखा। नीला आसमान, सफेद बादल और हरे भरे बांस के जंगल। तभी एल्डर ने अनाउंस किया, अगले हफ्ते मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें गू चेंबर जाना है और अपना पहला गू चुनना है। इसे वाइटैलिटी गू कहते हैं। तुम्हें इसे रिफाइन करना होगा। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। जो सबसे पहले अपने गू को रिफाइन कर लेगा, उसे इनाम में 20 प्राइमीवल स्टोन्स मिलेंगे। क्या 20 स्टोन्स? पूरी क्लास एक्साइटेड हो गई और शोर मचने लगा। लेकिन फैंग युआन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और फिर गायब हो गई। चैप्टर 8 द फर्स्ट गू। स्कूल हाउस के पास एक गू चेंबर बना हुआ था। यह ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 60 स्क्वायर मीटर्स। लेक्चर खत्म होते ही सब लड़के एक्साइटमेंट में वहां भागे। लाइन में आओ, एक बार में एक ग्रुप अंदर जाएगा, पहरेदार जोर से चिल्लाया। अब फैंग युआन की बारी थी। वो अंदर गया। कमरे की चारों दीवारों पर अलग अलग साइज के छेद बने हुए थे। किसी में पत्थर का कटोरा रखा था, किसी में जेड की प्लेट और किसी में घास की टोकरी। इन सब के अंदर ढेर सारे गू थे। कुछ शांत थे और कुछ आपस में लड़ रहे थे। उनकी आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। फैंग युआन जानता था कि ये सब लेवल 1 गू है। एक लेवल 1 गू मास्टर के लिए लेवल 1 गू ही सबसे सही होता है। बड़ा गू यूज करने पर जान का खतरा हो सकता है। सबसे पहले चुने गए गू को वाइटैलिटी गू कहते हैं। ये गू मास्टर की जिंदगी से जुड़ा होता है। अफसोस, मुझे हुआ जियू मंक का वाइन गू नहीं मिला। अब मुझे मजबूरन मूनलाइट गू ही चुनना पड़ेगा। फैंग युआन ने मन में सोचा और बाईं तरफ की दीवार के पास गया। वहां चांदी की प्लेटों पर ढेर सारे गू रखे थे। ये गू ट्रांसपेरेंट थे और चमक रहे थे। इनका आकार आधे चांद यानी क्रेसेंट मून जैसा था और ये नीली रोशनी छोड़ रहे थे। ये मून लाइट गू था, एंशिएंट मून क्लैन की पहचान। फैंग युआन ने एक गू उठाया। ये बहुत हल्का था, किसी कागज के टुकड़े जैसा। उसने इसे चेक किया, अपनी जेब में रखा और चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर अभी भी लंबी लाइन लगी थी।
बाकी लड़के गू मिलने के बाद सीधा घर भाग रहे थे ताकि कल्टीवेशन शुरू कर सकें। लेकिन फांग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। वो सीधा शराब की दुकान पर गया। ओनर, 2 मटके पुरानी शराब देना। फांग युआन ने अपनी जेब से बचे कुचे प्राइमीवल स्टोन्स निकालकर काउंटर पर रख दिए। दुकानदार एक मोटा आदमी था। वो फांग युआन को पहचान गया था क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से रोज आ रहा था। प्राइमीवल स्टोन्स इस दुनिया में पैसे का काम करते थे और कल्टीवेशन में भी मदद करते थे। फांग युआन के पास अब पैसे खत्म हो चुके थे। 7 दिन में सारे स्टोन्स खत्म हो गए। फांग युआन ने सोचा। शराब लेकर वो बाहर निकला। स्कूल हाउस एल्डर ने कहा था कि जो सबसे पहले अपना वाइटैलिटी गू रिफाइन करेगा उसे 20 प्राइमीवल स्टोन्स मिलेंगे। सब लोग इसीलिए मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन ग्रेड सी एप्टीट्यूड के साथ जीतना नामुमकिन है। ग्रेड ए और बी वाले मुझसे आगे निकल जाएंगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया, आप सच में शराब पी रहे हैं? चलिए मेरे साथ, अंकल और आंटी आपको बुला रहे हैं। फांग युआन रुक गया और पीछे मुड़ा। ये उसका भाई गू युए फांग येंग था। लेकिन आज वो सिर झुकाकर बात नहीं कर रहा था। सिर्फ 1 महीने में सब कुछ बदल गया था। बड़ा भाई आसमान से जमीन पर गिर चुका था और छोटा भाई एक नया सितारा बनकर चमक रहा था। फांग जेंग अब सबकी नजरों का तारा था। लोग उसकी तारीफ करते थे। शुरू में उसे अजीब लगता था, लेकिन अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया था। फांग जेंग ने अपने भाई को देखा, हाथ में शराब, बिखरे बाल, फटे कपड़े। उसे अपने भाई पर तरस आ रहा था और थोड़ी खुशी भी थी। देखो, मैं अब बेहतर हूं, फांग जेंग ने मन में सोचा। भैया, आप ऐसे बर्बाद नहीं हो सकते, होश में आइए, फांग जेंग ने समझाने की कोशिश की। फांग युआन का चेहरा शांत था। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों की नजरें मिली। फांग जेंग की आंखों में चमक थी, लेकिन फांग युआन की आंखें एक गहरे काले कुएं जैसी थीं। फांग जेंग को अचानक एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। वो घबरा गया और अपनी नजरें हटा लीं। फिर उसे खुद पर गुस्सा आया। मुझे क्या हुआ? मैं अभी भी इनसे डरता हूं? मैं बदल चुका हूं। उसने फिर से हिम्मत करके फांग युआन की तरफ देखा, लेकिन फांग युआन तब तक आगे बढ़ चुका था। उसने चलते चलते बस इतना कहा, खड़े क्यों हो? चलो। फांग जेंग की सांस अटक गई। भाई की ठंडी आवाज ने उसका सारा कॉन्फिडेंस हिला दिया था। वो चुपचाप अपने भाई के पीछे चलने लगा, लेकिन इस बार उसने अपना सिर नहीं झुकाया। वो चलता रहा और हर कदम पर अपने भाई की परछाई को रौंदता रहा। चैप्टर 9 द स्कीम। शाम हो चुकी थी, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था। आसमान में रोशनी खत्म हो रही थी और हर चीज पर एक ग्रे रंग की परत छा गई थी। खिड़की से बाहर देखने पर दूर के पहाड़ काले और धुंधले लग रहे थे। कम रोशनी वाले लिविंग रूम में अंकल और आंट मास्टर वाली सीट्स पर बैठे थे। अंधेरे की वजह से उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, बस उनके एक्सप्रेशंस का अंदाजा लगाया जा सकता था। फैंग युआन हाथ में शराब के 2 मटके लिए वहां आया। अंकल गू युए डोंग तुलेह उसे घूर कर देखा और नाक सिकोड़ ली। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। तुम दोनों अब 15 साल के हो गए हो और अब तुम दोनों गू मास्टर्स बनने वाले हो। खासकर फैंग जेंग, हमें तुम दोनों पर बहुत गर्व है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम दोनों को 6 प्राइमीवल स्टोन्स दे रहा हूं। गू कल्टीवेशन में ये बहुत काम आएंगे। नौकरों ने दोनों भाइयों को एक थैली दी। फैंग युआन ने चुपचाप थैली ले ली और शांत खड़ा रहा, लेकिन फैंग जेंग ने तुरंत थैली खोली। अंदर 6 ग्रे रंग के चमकदार पत्थर थे। उसके चेहरे पर एहसानमंदी साफ दिख रही थी। वो खड़ा हो गया और बोला, बहुत शुक्रिया अंकल, आंट। मुझे कल्टीवेशन के लिए इनकी सख्त ज़रूरत थी। आपने मुझे पाला है, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अंकल मुस्कुराए और आंट ने हाथ हिलाते हुए बड़े प्यार से कहा, बैठो बैठो। तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें सगे बेटों की तरह ही पाला है। अफसोस कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि काश तुम दोनों हमारे ही बच्चे होते। फैंग युआन ने मन में सोचा, ये लोग अब असली बात पर आ रहे हैं। अंकल ने बात आगे बढ़ाई, मैंने तुम्हारी आंट से बात की है।
हम चाहते हैं कि हम तुम्हें ऑफिशियली अडॉप्ट कर लें। फैंग ज़ेंग, क्या तुम हमारा बेटा बनना चाहोगे? फैंग ज़ेंग हैरान रह गया, लेकिन फिर खुशी से झूम उठा। सच में, जब से मॉम डैड मरे हैं, मैं हमेशा से एक फैमिली चाहता था। आपका बेटा बनना मेरे लिए किस्मत की बात होगी। आंट ने हंसते हुए कहा, तो अभी भी अंकल आंट क्यों बुला रहे हो? फैंग ज़ेंग कांप गया और जल्दी से बोला, मॉम, डैड। लिविंग रूम में हंसी गूंज गई। आंट ने आंसू पोंछने का नाटक किया। अंकल ने अब फैंग युआन की तरफ देखा, जो अभी भी चुप खड़ा था। फैंग युआन, तुम्हारा क्या कहना है? फैंग युआन ने अपना सिर हिला दिया, मना कर दिया। भैया। फैंग ज़ेंग कुछ बोलने ही वाला था कि अंकल ने उसे रोक दिया। उनकी आवाज अब थोड़ी सीरियस हो गई थी। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे फैंग युआन। तुम 15 साल के हो, शायद तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। मैं तुम्हें अलग से 200 प्राइमेवल स्टोन्स दूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी शुरू कर सको। 200 स्टोन्स? फैंग ज़ेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आज तक इतने स्टोन्स एक साथ नहीं देखे थे। लेकिन फैंग युआन ने फिर से सिर हिला दिया। फैंग ज़ेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंट का चेहरा अब ठंडा पड़ने लगा था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। फैंग युआन ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और शराब के मटके लेकर सीधा कमरे से बाहर निकल गया। फैंग ज़ेंग खड़ा हुआ। मॉम, डैड, भैया शायद अभी सोच नहीं पा रहे। मैं उन्हें समझाऊं? अंकल ने हाथ हिलाया और गहरी सांस ली। रहने दो, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नौकर, फैंग ज़ेंग को उसके नए कमरे में ले जाओ। जैसे ही फैंग ज़ेंग गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। अंधेरा गहरा हो चुका था। कुछ देर बाद अंकल की ठंडी आवाज आई। ये लड़का फैंग युआन, लगता है उसे हमारे प्लान का पता चल गया है। क्लैन का नियम था, घर का बड़ा बेटा 16 साल का होते ही फैमिली की दौलत का हकदार होता है। फैंग युआन के माता पिता मर चुके थे और उनकी सारी दौलत अंकल आंट के पास थी। ये दौलत 200 प्राइमेवल स्टोन से कहीं ज्यादा थी। अगर फैंग युआन अडॉप्ट हो जाता तो वो फैंग लाइन से हटकर अंकल की लाइन में आ जाता और इनहेरिटेंस का हक खो देता। और अगर वो 15 साल की उम्र में पैसे लेकर अलग हो जाता तो भी वो हक खो देता, क्योंकि नियम के हिसाब से वारिस को 16 साल का होना जरूरी था। किस्मत अच्छी है कि फैंग ज़ेंग मान गया। फैंग युआन वैसे भी ग्रेड सी है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, अंकल ने कहा। आंट परेशान थी, लेकिन अगर वो अगले साल 16 का हो गया और दौलत मांगने लगा तो? अंकल ने नाक सिकोड़ ली। तो क्या हुआ? अगर वो कोई गलती करेगा तो हम उसे घर से निकाल देंगे, फिर वो हकदार नहीं रहेगा। लेकिन वो बहुत चालाक है, वो गलती क्यों करेगा? अंकल ने गुस्से में कहा। बेवकूफ, अगर वो गलती नहीं करेगा तो हम उससे गलती करवाएंगे। शेन कुई को बोलो कि वो उसे सिड्यूस करे, फिर हम उस पर छेड़छाड़ी का इल्जाम लगा देंगे। सब मानेंगे कि वो नशे में पागल हो गया था, फिर उसे घर से निकालना आसान होगा। आंट खुश हो गई। आप सच में बहुत होशियार हैं। रात हो चुकी थी। फैंग ज़ेंग अपने नए कमरे में था। ये कमरा उसके पुराने कमरे से दुगना बड़ा था। बड़ा बिस्तर, सुंदर कारपेट और नई चीजें। यंग मास्टर फैंग ज़ेंग, कैसा लगा कमरा? शेन ममा ने पूछा। फैंग ज़ेंग ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा है, शुक्रिया शेन ममा। शुक्रिया की क्या बात है, आप अब मास्टर हैं, बस पढ़ाई और कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए। फैंग ज़ेंग ने मन में ठान लिया, मैं मॉम डैड को निराश नहीं करूंगा। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, तूफान आने वाला था। फैंग युआन सड़क पर अकेला चल रहा था। अंकल और आंट मुझे निकालने का प्लान बना रहे होंगे, उसने मन में सोचा और ठंडा सा हंसा। उसे सब पता था, दुनिया में रिश्ते नाते सब झूठ है, असलियत सिर्फ ताकत और पैसा है। अंकल आंट ने उन्हें इसलिए नहीं पाला था क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इनहेरिटेंस हड़पना चाहते थे। शुरुआत मुश्किल है, मेरे पास एप्टीट्यूड कम है, कोई टीचर नहीं है, मुझे वो इनहेरिटेंस चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे 16 साल तक टिकना होगा। फैंग युआन चलता गया। वो गांव के किनारे की तरफ जा रहा था। तूफान की हवाएं तेज हो रही थीं।
उसने शराब का मटका खोला और एक घूंट पिया। ये सस्ती चावल की शराब थी, लेकिन इसने शरीर में गर्मी पैदा कर दी। वो नशे के लिए नहीं पी रहा था, वो गू वाइन को ढूंढ रहा था। वो गांव के दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गया। पीछे हजारों घरों की रोशनी थी, जहां उसका भाई फैंग ज़ेंग गर्म बिस्तर पर बैठा था। लेकिन फैंग युआन के सामने सिर्फ अंधेरा और तूफान था। फैंग ज़ेंग के कमरे में शेन कुई अंदर आई। यंग मास्टर, नहाने का पानी तैयार है। वो अपनी कमर मटकाते हुए आई और फ्लर्टी अंदाज में मुस्कुराई। फैंग युआन ग्रेड सी था, लेकिन फैंग ज़ेंग ग्रेड ए। शेन कुई जानती थी कि असली खजाना कहाँ है। चैप्टर 10 द रेनी नाइट। टिप 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 टिप। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बूंदें बांस के बने घरों की छतों पर गिर रही थीं, जिससे एक लगातार शोर बन रहा था। घर के सामने वाले तालाब में पानी की लहरें उठ रही थीं। आसमान काला था, बादलों की मोटी परत ने सब कुछ ढक लिया था। कमरे के अंदर अंधेरा था। फैंग युआन खिड़की पर खड़ा तूफान को देख रहा था। उसने मन में गहरी सांस ली। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। पिछले 3 दिनों से वो रोज रात को 2 मटके शराब लेकर गांव में घूम रहा था। वो वाइन गू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अचानक आई बारिश ने सब बिगाड़ दिया। पानी ने शराब की खुशबू को धुला दिया था। ऐसे मौसम में वाइन गू को ढूंढना नामुमकिन था। अगर वो अभी भी बारिश में घूमता तो लोग शक करते। पहले वो शराबी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब जिद करना बेवकूफ़ी होती। फैंग युआन ने हार मान ली। किस्मत मौसम की तरह होती है, कभी भी बदल सकती है। इस दुनिया में किसके प्लान्स हमेशा काम करते हैं। फैंग युआन शांत था। 500 साल की जिंदगी ने उसे सब्र करना सिखाया था। उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। अगले ही पल वो अपने मन की आंखों से अपने अपर्चर को देख पा रहा था। अपर्चर के चारों तरफ सफ़ेद रोशनी की एक परत थी। अंदर प्राइमीवल सी शांत था, किसी आईने की तरह। पानी का रंग तांबे जैसा ब्रॉन्ज था। ये लेवल 1 गू मास्टर की निशानी थी, लेकिन पानी का लेवल सिर्फ 44% था। ये ग्रेड सी एप्टीट्यूड की लिमिट थी। ये पानी, ये प्राइमीवल एसेंस ही उसकी असली ताकत थी। इसके बिना गू मास्टर कुछ नहीं। फैंग युआन ने अपनी आंखें खोलीं और मूनलाइट गू को अपनी हथेली पर रखा। वो नीले चांद की तरह चमक रहा था, सुंदर और शांत। फैंग युआन ने अपने अपर्चर से एनर्जी निकालकर गू के अंदर डालना शुरू किया। जैसे ही एनर्जी गू के अंदर गई, गू कांपने लगा। वो विरोध कर रहा था। गू भी एक जिंदा चीज होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है। वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। रिफाइनिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल था। फैंग युआन की ब्रॉन्ज एनर्जी ने गू के दोनों कोनों को हरा कर दिया था, लेकिन बीच का हिस्सा अभी भी नीला था। 3 मिनट में ही फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर से खून खींच रहा हो। 10 मिनट बाद उसने हिसाब लगाया। 10% एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गू सिर्फ थोड़ा सा ही रिफाइन हुआ था। 20 मिनट बाद सिर्फ 14% एनर्जी बची थी, लेकिन गू अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं था। गू को रिफाइन करना आसान नहीं है। फैंग युआन ने थक कर प्रोसेस रोक दिया, लेकिन जैसे ही वो रुका, गू ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। वो फैंग युआन की एनर्जी को अपने अंदर से बाहर धकेल रहा था। अगर फैंग युआन ने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये एक जंग है। एक तरफ मेरी एनर्जी है, दूसरी तरफ गू की जिद। फैंग युआन ने तुरंत एक प्राइमीवल स्टोन निकाला। वो पत्थर से एनर्जी खींचने लगा ताकि अपने अपर्चर को वापस भर सके। आधे घंटे बाद उसका पानी वापस 44% पर आ गया। वो इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता था। यही ग्रेड सी की कमजोरी थी। फैंग युआन ने ठंडे दिमाग से सोचा, ग्रेड ए एप्टीट्यूड वाला फैंग ज़ेंग, वो मुझसे दुगनी तेज़ी से एनर्जी रिकवर कर सकता है। उसे पत्थरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कुछ ही दिनों में इस गू को पूरा रिफाइन कर लेगा। फैंग युआन को अपनी असलियत साफ दिख रही थी। स्कूल हाउस का इनाम, वो 20 प्राइमीवल स्टोन्स। मैं नहीं जीत सकता। मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं है।
और ना ही मेरे पास ची चैंग और मो बे की तरह अमीर परिवार का सपोर्ट है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। बेकार में टक्कर लेने का कोई फायदा नहीं। मुझे वापस वाइंग गू पर ध्यान देना चाहिए, वही मेरी आखिरी उम्मीद है। तभी बाहर बारिश की आवाज कम होने लगी। 3 दिन बाद आखिरकार तूफान थम गया था। फैंग युआन बिस्तर से उठा और खिड़की खोलने गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यंग मास्टर फैंग युआन। बाहर से एक आवाज आई। मैं हूं, शेन सुई। 3 दिन से बारिश हो रही थी। मैं आपके लिए खाना और शराब लाई हूं। चैप्टर 11 द सेडक्शन। फांग युआन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसे साफ पता चल गया था कि कोई साजिश चल रही है। बहुत भूख लगी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। फांग युआन ने दरवाजा खोला। शेन चुई हाथ में खाने की टोकरी लिए खड़ी थी। पहले उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो एकदम मासूम और प्यारी बन गई। यंग मास्टर फांग युआन, खाने की खुशबू बाहर तक आ रही है। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। उसने अंदर आकर खाना टेबल पर सजाया और शराब के 2 कप भरे। यंग मास्टर, आइए बैठिए। आज मैं आपके साथ बैठकर शराब पीना चाहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए फांग युआन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। फिर वो खुद फांग युआन की गोद में बैठ गई। उसका नरम शरीर फांग युआन से चिपक गया था। वो उसके कान के पास आई और धीरे से फुसफुसाई। यंग मास्टर, मैं हमेशा से आपको पसंद करती हूँ। चाहे आपका एप्टीट्यूड कुछ भी हो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आज रात मैं आपकी होना चाहती हूँ। आज वो बहुत सज धज कर आई थी। होठों पर लाल रंग लगाया था और उसकी जवानी की खुशबू फांग युआन को महसूस हो रही थी। वो शराब का कप उठाकर खुद पीने लगी और फिर अपने गीले होठों को फांग युआन के होठों की तरफ ले जाने लगी। फांग युआन का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। शेन चुई को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन जब वो इतने करीब पहुंच गई तो उसे लगा कि उसका काम हो गया। अभी भी नाटक कर रहा है, उसने मन में सोचा। तभी फांग युआन हल्का सा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ नफरत थी। तो बस यही प्लान था, सिडक्शन। शेन चुई का शरीर सुन्न पड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फांग युआन का हाथ उसकी गर्दन पर कस गया। धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती गई। यंग मास्टर, दर्द हो रहा है। शेन चुई की आंखें फैल गईं। यंग मास्टर, मैं डर रही हूं। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो फांग युआन का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोहे की पकड़ थी। लगता है अंकल और आंट ने तुम्हें भेजा है ताकि तुम मुझे फंसा सको। नीचे कुछ लोग भी तैयार होंगे जो वक्त पर आकर मुझे रंगे हाथ पकड़ लें। फांग युआन ने ठंडे दिमाग से कहा, तुम्हें क्या लगा? तुम अपने इस शरीर से मुझे बहका लोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है? शेन चुई की आंखें बाहर निकलने को हो रही थीं। दर्द के मारे उसके आंसू निकल आए। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। वो मौत के मुंह में थी। अचानक फांग युआन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। शेन चुई जोर जोर से खांसने लगी और लंबी सांसें लेने लगी। फांग युआन ने बड़े आराम से उसका चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, शेन चुई, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं? अगर फांग युआन गुस्से में चिल्लाता तो शायद वो लड़ती, लेकिन उसकी शांत आवाज सुनकर शेन चुई की आत्मा कांप गई। उसने फांग युआन की आंखों में देखा। वो आंखें इंसान की नहीं थीं। वो एक गहरे काले कुएं जैसी थीं, जहां सिर्फ मौत और अंधेरा था। उसे यकीन हो गया ये आदमी उसे मार देगा। हे भगवान, मैंने किस डीमन से पंगा ले लिया? वो बुरी तरह कांप रही थी। वो भागना चाहती थी, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं थी। तुमने कई साल मेरी सेवा की है, इसलिए आज मैं तुम्हें जाने देता हूं। फांग युआन ने उसके गाल को थपथपाया। जाओ, मेरे भाई फांग ज़ेंग के पास जाओ। वो बेवकूफ़ है और तुम्हारी बातों में आ जाएगा। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ। शेन चुई जान बचाकर वहां से भागी। बाहर अंधेरे में छिपे आदमियों ने उसे भागते हुए देखकर वो हैरान रह गए। फांग युआन तुरंत खड़ा हुआ। आंट और अंकल ने ये जाल बिछाया था। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। खतरा होने पर वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। वो सीधा गांव के एकमात्र टैवर्न यानी शराब खाने में गया। ओनर, मुझे एक कमरा चाहिए। जी बिल्कुल यंग मास्टर, ओनर ने खुशी से कहा। फांग युआन ने उसे 2 प्राइमल स्टोन्स फेंक कर दिए। सबसे अच्छा कमरा दो, और खाना और शराब भी। फांग युआन हॉल में बैठकर खाना खाने लगा।
उसके दिमाग में हिसाब किताब चल रहा था। मेरे पास ग्रेड सी एप्टीट्यूड है। मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए मुझे प्राइमल स्टोन्स की मदद लेनी पड़ेगी। अगर गू शांत रहा तो 5 स्टोन्स लगेंगे, लेकिन अगर वो जिद्दी निकला तो 8 स्टोन्स तक लग सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 6 स्टोन्स बचे हैं। 2 मैंने ओनर को दे दिए, तो बचे 4। ये काफ़ी नहीं है। एक आम परिवार का खर्चा महीने में 1 स्टोन होता था, लेकिन गू मास्टर्स के लिए ये पत्थर पानी की तरह बह जाते थे। ये तो सिर्फ मूनलाइट गू की बात है। अगर मुझे वाइन गू मिल गया तो उसे रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 10 और स्टोन्स चाहिए होंगे। मतलब अगर मुझे वाइन गू मिल भी गया तो भी मेरे पास उसे अपना बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। फांग युआन ने गहरी सांस ली। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। हुआ जियू मंक एक बड़ा डीमन था। उसके खजाने में प्राइमल स्टोन्स जरूर होंगे। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। बिना पैसों के कोई गू मास्टर जिंदा नहीं रह सकता, और वो तो लेवल 5 मास्टर था। चैप्टर 12 द ग्रीन बैम्बू वाइन। मेरी हर समस्या का हल उस हुआ जियू मंक की लेगेसी में छुपा है। अगर मुझे वो मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। मैं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगा। फांग युआन खाना खा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। वो पिछले 7 दिनों से उस वाइन गू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। आखिर गलती कहाँ हो रही है? तभी पास वाली टेबल से शोर आने लगा। वहां 6 शिकारी यानी हंटर्स बैठे थे। शराब की महक और उनकी ऊंची आवाजें पूरे टैवर्न में गूंज रही थीं। झांग भाई, एक और कप। फैन भाई, हम आपकी ताकत के फैन हैं। आपने अकेले उस काले जंगली सुअर को मारा। ये जाम तो आपको पीना ही पड़ेगा। वो लोग नशे में धुत थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। एक शिकारी ने चिल्लाया, सर्वेंट, यहां की सबसे महंगी शराब लेकर आओ। सर्वेंट भागता हुआ आया, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। भाई साहब, यहां की सबसे अच्छी शराब ग्रीन बैम्बू वाइन है, लेकिन वो थोड़ी महंगी है। एक मटके की कीमत 2 प्राइमेवल स्टोन्स है। क्या? 2 प्राइमेवल स्टोन्स? सन्नाटा छा गया। शिकारियों का नशा एक पल में उतर गया। 2 प्राइमेवल स्टोन्स का मतलब था एक आम परिवार का 2 महीने का खर्चा। उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। ये इतनी महंगी क्यों है? कहीं तुम हमें लूट तो नहीं रहे? वो लोग अब बहाना बनाने लगे ताकि अपनी इज्जत बचा सकें। छोड़ो यार, आज रहने देते हैं, कल पिएंगे। सर्वेंट समझ गया कि इनकी औकात नहीं है। वो वापस जाने लगा। तभी कोने वाली टेबल से एक लड़के की आवाज आई, हा, कितने मजाकिया हो तुम लोग। अभी तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे और दाम सुनते ही चूहे बन गए। गरीब हो तो घर बैठो। शिकारियों को गुस्सा आ गया। ओए, किसने कहा हम गरीब हैं? सर्वेंट, वो शराब लेकर आओ, मैं अभी पैसे देता हूं। एक शिकारी ने गुस्से में ऑर्डर दे दिया। सर्वेंट तुरंत शराब ले आया। जैसे ही मटका खुला, ग्रीन बैम्बू वाइन की शानदार खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सब लोग उस खुशबू से मदहोश होने लगे। लेकिन उस शिकारी का चेहरा उतर गया था। उसने गुस्से में ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन अब उसे 2 प्राइमेवल स्टोन्स देने पड़ेंगे। उसका दिल रो रहा था। तभी वो लड़का कोने से उठकर बाहर आया। तुम जैसे लोगों के मुंह ये शराब अच्छी नहीं लगती। शिकारी गुस्से में खड़ा हो गया। तू है कौन बे? आजा जरा बाहर, तुझे बताता हूं। लेकिन जैसे ही वो लड़का रोशनी में आया, शिकारी की बोलती बंद हो गई। उसने एक खास बेल्ट पहनी थी जिस पर तांबे का एक प्लेट लगा था। उस पर लिखा था 1। इसका मतलब था वो एक लेवल 1 गू मास्टर था। शिकारी का चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना छूटने लगा। माफ कर दीजिए लॉर्ड, हमने आपको पहचाना नहीं। हमसे गलती हो गई, हम आपके पैर पड़ते हैं। सारे शिकारी डर के मारे कांपने लगे। गू मास्टर्स और आम इंसानों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक गू मास्टर इन सबको चुटकी में मार सकता है। वो लड़का जिसका नाम जांग या था, उसने वो शराब का मटका उठाया। खुशबू तो अच्छी है। शिकारी ने जल्दी से कहा, आप रख लीजिए, ये हमारी तरफ से तोहफा है। क्लैश। जांग या ने वो मटका जमीन पर पटक दिया। शराब फैल गई। तुम्हारी औकात है मुझे तोहफा देने की? तुम लोग 2 पत्थर खर्च करके खुद को अमीर समझते हो। मुझे पत्थरों की चिंता नहीं करनी पड़ती।
शिकारी जमीन पर गिर गए, माफी मांगने लगे। जांग या ने उन्हें बुरी तरह जलील किया। फांग युआन कोने में बैठकर ये सब देख रहा था। ये जांग या उम्र में बड़ा है लेकिन अभी भी लेवल 1 है, मतलब इसका एप्टीट्यूड खराब है, शायद ग्रेड डी। इसीलिए ये आम लोगों पर रौब जमा अपनी भड़ास निकाल रहा है। फांग युआन ने मन में सोचा, इस दुनिया का यही नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। गू मास्टर्स आम लोगों को कुचलते हैं। लेकिन फांग युआन का ध्यान उस शराब पर था जो जमीन पर गिरी थी। उसकी खुशबू बहुत तेज थी। यही वो चीज है, ये ग्रीन बैम्बू वाइन ही वो चीज है जो उस वाइन गू को अट्रैक्ट कर सकती है। फांग युआन की आंखों में चमक आ गई। पिछले 7 दिनों से वो सस्ती शराब यूज कर रहा था, इसीलिए वो फेल हो रहा था। लेकिन ये शराब ये काम करेगी। लेकिन इसकी कीमत 2 प्राइमेवल स्टोन्स है। मेरे पास अभी सिर्फ 4 स्टोन्स बचे हैं। अगर मैंने ये खरीदा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन फांग युआन ने ज्यादा नहीं सोचा। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं मिलता। उसने अपनी जेब से 2 प्राइमेवल स्टोन्स निकाले और टेबल पर पटक दिए। आवाज, पूरे टैवर्न में सन्नाटा छा गया। सर्वेंट, 1 मटका ग्रीन बैम्बू वाइन लेकर आओ। फांग युआन की ठंडी आवाज गूंज गई। जांग या, जो अभी वहां से जा रहा था, रुक गया। उसे लगा फांग युआन उसका मजाक उड़ा रहा है। अभी उसने शराब तोड़ी थी और ये लड़का वही शराब ऑर्डर कर रहा है। वो गुस्से में घूम गया और फांग युआन को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन फांग युआन ने उसे पलटकर देखा भी नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। जांग या ने फांग युआन के अंदर की एनर्जी महसूस की। ये भी एक गू मास्टर है। जांग या का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। अगर ये भी गू मास्टर है तो ये इसका जूनियर हुआ। जांग या ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो जूनियर भाई निकले। टैवर्न के बाकी लोग हैरान थे। ये लड़का जो इतने साधारण कपड़ों में था, वो भी एक गू मास्टर है। सर्वेंट भागता हुआ आया। ये लीजिए यंग मास्टर, आपकी शराब। फांग युआन ने जांग या की तरफ बस सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने शराब का मटका उठाया और बिना किसी की परवाह किए टैवर्न से बाहर निकल गया। अब उसके पास उसका हथियार था। आज रात वाइन गू उसका होगा। 300 साल पहले एंशिएंट मून क्लान में एक जीनियस पैदा हुआ था। वो बहुत कम उम्र में ही लेवल 5 गू मास्टर बन गया था। सबको लगता था कि वो क्लैन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो एंशिएंट मून क्लैन का लेजेंडरी 4th जनरेशन क्लैन हेड था। कहानियों में कहा जाता है कि उसने क्लैन को बचाने के लिए एक बुरे डीमन हुआ जियू मंक से लड़ाई की थी। उस लड़ाई में उसने हुआ जियू मंक को हरा दिया था, लेकिन उस डीमन ने मरते मरते धोखे से हमला किया और क्लैन हेड भी मारे गए। ये कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी। एक हीरो की तरह उनकी पूजा होती थी। लेकिन फांग युआन जानता था कि यह कहानी पूरी तरह सच नहीं थी। इस कहानी में एक बड़ा झूठ है। फांग युआन ने मन में सोचा, अगर 4th जनरेशन हेड ने उस मंक को वहीं मार दिया था, तो उसकी लाश और लेगेसी वहां कैसे छुपी रह गई? वो तो क्लैन के पास होनी चाहिए थी। फांग युआन को अपने पिछले जन्म की वो घटना याद आई। एक शराबी गू मास्टर ने गलती से उस लेगेसी को ढूंढ लिया था। उसने शराब की खुशबू से वाइन गू को अट्रैक्ट किया और उसके पीछे पीछे जाकर हुआ जियू मंक की छुपी हुई गुफा ढूंढ निकाली। लेकिन फांग युआन के दिमाग में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। उस गू मास्टर ने वो खजाना मिलने के बाद क्लैन को क्यों बताया? अगर मैं होता तो मैं चुपचाप सारा खजाना रख लेता। इंसानी फितरत लालची होती है। वो इतना ईमानदार क्यों बना? खैर, अभी इन बातों का वक्त नहीं था। फांग युआन के पास अब सिर्फ 2 प्राइमेवल स्टोन्स बचे थे। अगर आज रात वो फेल हुआ तो उसके पास अगली बार कोशिश करने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। ये आखिरी मौका है, या तो जीत या सब खत्म। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश के बाद हवा एकदम साफ थी। फांग युआन बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में खड़ा था। उसने ग्रीन बैम्बू वाइन का मटका खोला।
एक बहुत ही तेज और मीठी खुशबू हवा में फैल गई। उसने थोड़ी सी शराब एक पत्थर पर गिराई और इंतजार करने लगा। सन्नाटा, सिर्फ जंगली कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। वो आगे बढ़ा और दूसरी जगह कोशिश की, फिर तीसरी जगह। धीरे धीरे मटका खाली होता गया। आखिरी कोशिश। फैंग युआन ने बची कुची सारी शराब एक झाड़ी पर उलट दी। शराब पत्तों से टपककर जमीन पर गिरने लगी। फैंग युआन वहां खड़ा होकर अंधेरे में घूरने लगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये महंगी शराब भी बेकार गई? क्या उसका अंदाजा गलत था? लगता है आज भी किस्मत साथ नहीं दे रही। फैंग युआन ने निराशा में अपना सर हिलाया। वो वहां से जाने ही वाला था कि अचानक हवा चली। आसमान से बादल हटे और चांद निकल आया। चांद की दूधिया रोशनी सीधा उस बैम्बू फॉरेस्ट पर पड़ी। अंधेरा हट गया और हर तरफ चांदी जैसी चमक आ गई। तभी फैंग युआन की नजर एक चीज पर पड़ी, एक सफेद परछाई। वो पास ही एक बैम्बू के ऊपर बैठी थी। चांद की रोशनी में वो किसी मोती की तरह चमक रही थी। फैंग युआन की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वहां था, सफेद, चमकदार और मोटा सा। वाइन गू। चैप्टर 14 द सीक्रेट केव। वाइन गू एक सिल्क वर्म जैसा दिख रहा था, सफेद और मोटा, किसी मोती की तरह चमक रहा था। वो शराब को अपना खाना बनाता है और हवा में उड़ सकता है। हालांकि ये सिर्फ लेवल 1 गू है, लेकिन इसकी कीमत मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा है। अगर ये किसी का वाइटैलिटी गू बन जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। अभी वो वाइन गू फांग युआन से कुछ ही कदम की दूरी पर था, बस 5-6 कदम दूर। फांग युआन ने अपनी सांस रोक ली। वो चैप्टर 14 द सीक्रेट केव। वाइन गू एक सिल्क वर्म जैसा दिख रहा था, सफेद और मोटा, किसी मोती की तरह चमक रहा था। वो शराब को अपना खाना बनाता है और हवा में उड़ सकता है। हालांकि ये सिर्फ लेवल 1 गू है, लेकिन इसकी कीमत मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा है। अगर ये किसी का वाइटैलिटी गू बन जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। अभी वो वाइन गू फांग युआन से कुछ ही कदम की दूरी पर था, बस 5-6 कदम दूर। फांग युआन ने अपनी सांस रोक ली। वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो वाइन गू डर कर भाग जाएगा, और अगर वो उड़ गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। फांग युआन तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वो गू शराब पीकर धुत ना हो जाए। जब वो नशे में होगा तभी उसे पकड़ा जा सकता है। फांग युआन पीछे हटता गया। करीब 200 कदम दूर जाने के बाद ही वाइन गू ने हरकत की। वो हवा में उड़ा और सीधा उस झाड़ी पर गया जहां फांग युआन ने शराब गिराई थी। शराब की खुशबू ने उसे पागल कर दिया था। वो फूलों के बीच घुस गया और पागलों की तरह शराब पीने लगा। उसे अब दुनिया की कोई खबर नहीं थी, ना ही फांग युआन की। फांग युआन चुपचाप वापस आगे बढ़ा। उसने देखा कि वाइन गू की पूंछ, टेल, फूल के बाहर लटक रही थी। वो पूंछ मस्ती में हिल रही थी। वो पूरी तरह नशे में था। कुछ देर बाद वाइन गू फूल से बाहर निकला। अब वो पहले से ज्यादा मोटा लग रहा था। वो नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाते हुए उड़ने लगा। अब वो वहां से उड़कर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जा रहा था। फांग युआन ने तुरंत उसका पीछा किया। क्योंकि वो नशे में था, इसलिए वो धीरे उड़ रहा था। अगर वो होश में होता तो फांग युआन कभी उसे पकड़ नहीं पाता। अंधेरे जंगल में एक अजीब सी दौड़ शुरू हुई। आगे एक चमकता हुआ सफेद कीड़ा और पीछे एक लड़का। चांद की रोशनी में फांग युआन किसी शिकारी की तरह दौड़ रहा था। वो लोग जंगल पार करके एक नदी के किनारे पहुंचे। वाइन गू उड़ते उड़ते एक बड़े पत्थर के पास गया। उस पत्थर के बीच में एक दरार, क्रैक थी। वाइन गू उस दरार के अंदर घुस गया। फांग युआन वहां रुक गया और लंबी सांसें लेने लगा। तो यहां है वो जगह। वो पत्थर एक झरना, वाटरफॉल के पीछे था। पानी जोर जोर से गिर रहा था और उस दरार को ढक रहा था। फांग युआन ने बिना डरे उस दरार में घुसने का फैसला किया। पानी बहुत ठंडा था और प्रेशर बहुत ज्यादा। दरार संकरी, नैरो थी।
जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रास्ता इतना तंग हो गया कि उसे अपना शरीर तिरछा करके चलना पड़ा। दीवारें उसके शरीर को रगड़ रही थीं। अंदर क्या होगा, कोई जानवर या कोई जाल? फांग युआन चलता गया। अचानक उसे अंधेरे में एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी के पीछे चलता गया और आखिरकार एक खुली जगह में पहुंच गया। ये एक गुफा थी। यहाँ की हवा सूखी थी और चारों तरफ लाल रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर सूखी हुई लतें लटक रही थीं। उन पर कुछ सूखे फूल और घास थी। फांग युआन की आंखें चमक उठीं। ये वाइन सैक फ्लावर और राइस पाउच ग्रास है। ये वही चीज़ें थीं जो वाइन गू खाता है। फांग युआन ने देखा कि उन सूखी हुई जड़ों के बीच में वाइन गू सो रहा था। अब वो बिल्कुल बेखबर था। फांग युआन ने बड़े आराम से उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। आखिरकार वाइन गू उसका था। फिर उसने उन जड़ों को हटाया। उसके पीछे एक सफ़ेद कंकाल छिपा हुआ था। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उस लेजेंडरी हुआ जियू मंक का था। फांग युआन मुस्कुराया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हुआ जियू मंक। वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक ठंडी और खतरनाक आवाज आई। हिलने की कोशिश भी मत करना। चैप्टर 15 द ट्रूथ ऑन द वॉल। अचानक उस गुफा में किसी के बोलने की आवाज गूंजी। सन्नाटे में वो आवाज इतनी तेज थी कि फैंग युआन के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मेरा पीछा किया जा रहा है। क्या मैं पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बाहर निकला इसलिए, या फिर ये अंकल के आदमी हैं? फैंग युआन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोचा, कहीं ये वो जियांग या तो नहीं जो टैवर्न में मिला था। लेकिन फैंग युआन के पास लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं थी। वो अभी सिर्फ बिगिनर लेवल 1 था और उसके पास कोई अटैक करने वाला गू भी नहीं था। अगर लड़ाई हुई तो वो हार जाएगा। तभी वो आवाज फिर आई। तुम्हारे ऊपर मैंने अपने सबसे खतरनाक पॉइजनस गू से हमला किया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा शरीर खून का पानी बन जाएगा और तुम मर जाओगे। मेरे पास ही इसका तोड़ एंटीडोट है। फैंग युआन ने अपने डर को छुपाया और गहरे सांस ली। उसने शांति से कहा, तुम्हें वाइन गू चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो धीरे से खड़ा हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं की। लेकिन तभी एक और आवाज आई। ये आवाज अलग थी। ये डर से कांप रही थी। मैं सब दे दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। लॉर्ड हुआ जियू मंक, मुझे बख्श दो। फैंग युआन चौंक गया। लॉर्ड हुआ जियू, ये क्या हो रहा है? उसने घूम कर देखा। गुफा की दीवार पर एक अजीब सा नज़ारा था। वहाँ कोई असली इंसान नहीं था, बल्कि दीवार पर एक वीडियो चल रहा था। ये एक शैडो गू का कमाल था जो पुरानी चीज़ों को रिकॉर्ड करके दिखा सकता है। दीवार पर जो सीन चल रहा था वो हैरान करने वाला था। एक गू मास्टर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने लाल रोब पहना था और उसका सिर गंजा था। ये हुआ जियू मंक था। और उसके पैरों में एक और आदमी घुटनों के बल बैठा था। वो कांप रहा था। उसका चेहरा खून से सना था। वो गिड़गिड़ा रहा था। फैंग युआन ने ध्यान से देखा। वो आदमी एंशिएंट मून क्लैन के क्लैन हेड के कपड़े पहने हुआ था। ये तो 4th जनरेशन क्लैन हेड हैं, वही हीरो जिनकी कहानियां पूरे क्लैन ने सुनाई जाती थीं। आज वो हीरो एक डीमन के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। लॉर्ड हुआ जियू, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारे क्लैन की इज्जत का ख्याल कीजिए और मुझे जाने दीजिए। हुआ जियू जोर से हंसा। इज्जत? तुमने मुझे धोखे से जहर दिया, तब इज्जत कहाँ थी? तुमने मुझे फंसाया ताकि तुम हीरो बन सको, लेकिन तुम भूल गए मैं हुआ जियू हूँ। तुम्हारा जहर मुझे नहीं मार सकता। क्लैन हेड जमीन पर सिर पटकने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। मैं आपको हर हफ्ते मून ऑर्किड्स और प्राइम ईवल स्टोन्स दूंगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। फैंग युआन ये सब देखकर हैरान नहीं था। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। जिसे क्लैन ने हीरो बताया वो असल में एक डरपोक धोखेबाज था।
हुआ जियू मंक की आंखों में गुस्सा कम हुआ और लालच आ गया। ठीक है, अगर तुम मुझे हर हफ्ते 30 किलो फूल और 3000 स्टोन्स दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और हर बार मैं तुम्हें जहर का एंटीडोट भी दूंगा। क्लैन हेड खुशी से रोने लगा। शुक्रिया लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। वो हुआ जियू के पैरों की तरफ बढ़ा जैसे उसे चूमने वाला हो, लेकिन तभी हुआ जियू चिल्ला उठा, आ! क्लैन हेड के हाथ से एक नीली रोशनी निकली, मूनलाइट गू। ये धोखा था। उसने हुआ जियू के सीने पर सीधा हमला किया था। हुआ जियू ने गुस्से में क्लैन हेड को एक लात मारी। बूम! क्लैन हेड हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो जमीन पर गिरा, मुंह से खून की उल्टी की, लेकिन मरते मरते भी वो हंस रहा था। हा हा हा, डीमन, अब तुम मरे। मैंने तुम्हें मूनलाइट गू से मारा है। अब तुम अपनी ताकत यूज नहीं कर पाओगे। हुआ जियू गुस्से से पागल हो गया। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने हवा में छलांग लगाई और क्लैन हेड के सीने पर एक जोरदार हमला किया। क्लैन हेड वहीं ढेर हो गया, मर गया। तभी सीन में क्लैन के एल्डर्स आ गए। क्लैन हेड मारे गए, इस डीमन को मारो। वो सब हुआ जियू पर टूट पड़े। हुआ जियू घायल था, लेकिन अभी भी खतरनाक था। उसने कई एल्डर्स को जख्मी किया, लेकिन अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया। लानत है, वो जहर और वो चोट। हुआ जियू ने देखा कि अब लड़ना बेवकूफी होगी। वो तेजी से वहां से भागा और जंगल में गायब हो गया। दीवार पर चलता हुआ सीन खत्म हो गया। गुफा में फिर से अंधेरा और सन्नाटा छा गया। फैंग युआन वहीं खड़ा था, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए। तो ये है असली सच्चाई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हिलने की कोशिश मत करना। गुफा की दीवार पर वही वीडियो तीसरी बार चल रहा था। फैंग युआन वहां शांति से खड़ा रहा और उस वीडियो को देखता रहा। जब तीसरी बार वीडियो खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली। तो ये है असली कहानी। ये सेविंग इमेजेस स्टोरिंग साउंड गू का कमाल है। ये गू आवाज और रोशनी को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में प्रोजेक्ट करता है। फैंग युआन समझ गया कि ये गुफा बाकी दुनिया से कटी हुई नहीं है। बाहर जो झरना बह रहा है उसकी आवाज और रोशनी दरार से अंदर आती है, जिससे ये गू जिंदा रह पाया। क्लैन का इतिहास झूठ का पुलिंदा है, फैंग युआन ने मन में सोचा। 4th जनरेशन क्लैन हेड कोई हीरो नहीं था, वो एक धोखेबाज था। उसने हुआ जियू मंक को फंसाया, लेकिन खुद ही मारा गया, और क्लैन के एल्डर्स ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानी बदल दी। फैंग युआन को अपने पिछले जन्म की याद आई। जिस गू मास्टर ने ये खजाना ढूंढा था, वो ये सच देखकर डर गया था। उसने सोचा कि अगर वो ये बात छुपाएगा और बाद में पकड़ा गया तो क्लैन उसे मार देगा। इसलिए उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। डरपोक कहीं का। फैंग युआन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। रिस्क के बिना कुछ नहीं मिलता। वो बेवकूफ़ था जो उसने ये मौका गंवा दिया। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, ये राज अब मेरा है। फैंग युआन ने दीवार की तरफ से ध्यान हटाया और ज़मीन पर पड़ी सूखी हुई लतों को देखा। उसने ज़ोर से उन लतों को खींचकर तोड़ दिया। उनके पीछे हुआ जियू मंक का असली कंकाल स्केलेटन पड़ा था। 300 साल पुराना कंकाल। फैंग युआन ने बिना किसी इज्जत के उस कंकाल की हड्डी पर लात मारी और उसे साइड में कर दिया। उसने नीचे झुककर तलाशी ली। वहाँ एक थैली पड़ी थी। फैंग युआन ने उसे खोला। सिर्फ 15 प्राइमीवल स्टोन्स। कंगाल कहीं का। फैंग युआन ने थैली जेब में रख ली। लेवल 5 गू मास्टर होने के बावजूद सिर्फ 15 स्टोन्स। लगता है मरने से पहले उसने अपने इलाज में सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसके पास कुछ और मरे हुए गू भी पड़े थे। ये वाइन सैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू थे। ये सब सूख कर मर चुके थे। अब समझ आया, फैंग युआन ने सोचा। मेरा वाइन गू इन्हीं को खाकर जिंदा था। जब ये सब मर गए तो भूख के मारे वो बाहर निकल गया और मेरी शराब की खुशबू ने उसे फंसा लिया। फैंग युआन ने चारों तरफ देखा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा था। सबसे कीमती चीज़ सेविंग इमेजेस गू थी जो दीवार में थी, लेकिन वो एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है, और वाइन गू तो पहले ही उसकी जेब में था। क्या मुझे ये बात क्लैन को बतानी चाहिए?
फैंग युआन ने एक पल के लिए सोचा और फिर वो ख्याल झटक दिया। बिल्कुल नहीं, क्लैन मुझे क्या देगा? थोड़ी सी शाबाशी और कुछ स्टोन्स। उससे बेहतर है कि मैं ये राज अपने पास रखूं। शायद फ्यूचर में मैं इस वीडियो का यूज़ करके दूसरे क्लैन्स को ये सबूत बेच सकूंगा। एंशिएंट मून क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए वो मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। फैंग युआन वहां से निकलने के लिए मुड़ा। वो वापस उस तंग दरार से होता हुआ ठंडे पानी के बीच से गुजरा। जब वो बाहर निकला तो रात गहरा चुकी थी, लेकिन उसका दिल हल्का था। उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। अब उसके पास वाइन गू था और 17 प्राइमेवल स्टोन्स। 2 उसके पास पहले थे, 15 अब मिले। 17 स्टोन्स। फैंग युआन ने हिसाब लगाया। एक आम गू मास्टर के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे लिए, मुझे वाइन गू को रिफाइन करना है और मूनलाइट गू को भी। ये स्टोन्स समंदर में एक बूंद की तरह है, लेकिन फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर ही था। फैंग युआन सीधा टैवर्न की तरफ गया। अब उसे वहां रहकर अपने नए गू को रिफाइन करना था। चैप्टर 17 द स्ट्रगल। मेरे ग्रेट सी एप्टीट्यूड के साथ मेरा प्राइमेवल सी सिर्फ 44% तक ही भर सकता है, और ये गू मेरी एनर्जी को इतनी तेजी से खा रहा है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा। अगर मुझे इसे रिफाइन करना है तो मुझे प्राइमेवल स्टोन्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। फांग युआन अपने कमरे में बैठा हिसाब लगा रहा था। अगर गू शांत रहा तो कम स्टोन्स लगेंगे, लेकिन अगर वो जिद्दी निकला तो खर्चा बढ़ जाएगा। अभी मेरे पास 17 स्टोन्स हैं, लेकिन वाइन गू को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 10 स्टोन्स लगेंगे, और अगर मुसीबत हुई तो 16 तक भी लग सकते हैं। मतलब सब कुछ खर्च करने के बाद मेरे पास शायद सिर्फ 1 स्टोन बचेगा। फांग युआन ने गहरी सांस ली। यह बहुत महंगा सौदा था। रात हो चुकी थी। फांग युआन वापस टैवर्न में आया। दरवाज़ा खटखटाया तो नींद में भरे सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला। फांग युआन को देखते ही उसकी नींद गायब हो गई और वो झुककर सलाम करने लगा। यंग मास्टर, आइए आइए। फांग युआन ने ठंडे दिमाग से कहा, मेरे लिए गर्म पानी भिजवा दो। सर्वेंट भाग कर गया। जाते जाते वो सोच रहा था, काश मैं भी गू मास्टर होता, इनकी जिंदगी कितनी शानदार होती है। फांग युआन ने यह सुन लिया और मन में हंसा। बाहर वालों को लगता है गू मास्टर्स की जिंदगी आसान है। उन्होंने हमारा खर्चा नहीं देखा। लड़ाई, ट्रेनिंग, बिजनेस, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। बिना प्राइमेवल स्टोन्स के हम एक कदम नहीं चल सकते। कमरे में आकर फांग युआन ने वाइन गू को बाहर निकाला। वो अभी भी सो रहा था, सफेद और मोटा, किसी मोती जैसा। उसकी खुशबू से फांग युआन की एनर्जी बढ़ने लगी। ये गू, ये मेरी एनर्जी को इंटरमीडिएट लेवल तक ले जा सकता है, भले ही मैं अभी बिगिनर हूं। फांग युआन ने अपनी एनर्जी, प्राइमेवल एसेंस, उस गू के अंदर डालनी शुरू की। जैसे ही एनर्जी अंदर गई, वाइन गू जाग गया। उसे खतरा महसूस हुआ और वो बुरी तरह लड़ने लगा। फांग युआन का चेहरा पसीने से भीग गया। ये तो मूनलाइट गू से दुगनी ताकत से लड़ रहा है। घंटों बीत गए। मोमबत्ती पिघल चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। फांग युआन ने आंखें खोलीं। रात भर की मेहनत के बाद भी वाइन गू सिर्फ थोड़ा सा ही रिफाइन हुआ था। इसकी विल पावर बहुत ज्यादा है। ये कोई आम लेवल 1 गू नहीं है। फांग युआन समझ गया। ये हुआ ज्यू मॉन्क का वाइटैलिटी गू था। हुआ ज्यू एक लेवल 5 मास्टर था। ये गू पहले लेवल 5 का रहा होगा, लेकिन भूख की वजह से कमजोर होकर लेवल 1 बन गया। लेकिन इसके अंदर अभी भी उस लेवल 5 मास्टर की जिद बची हुई थी। इसे रिफाइन करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर कोई बड़ा मास्टर मेरी मदद करता तो ये आसान होता, लेकिन फांग युआन किससे मदद मांगता? उसके अंकल आंट दुश्मन थे, और अगर किसी और को पता चलता कि उसके पास हुआ ज्यू मॉन्ग का गू है तो वो मारा जाता। कोई मदद नहीं आएगी, मुझे ये खुद करना होगा। चाहे सारे 17 स्टोन्स खर्च हो जाएं, मैं इसे अपना बनाकर रहूंगा। फांग युआन का पेट गुड़गुड़ाने लगा। रात भर से कुछ नहीं खाया था। वो नीचे हॉल में खाना खाने गया। अभी वो खाने बैठा ही था कि दरवाजे पर कोई आया। भैया, फांग युआन ने देखा। वहां फांग ज़ेंग खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और सवाल थे। आप यहाँ टैवर्न में क्यों रह रहे हैं? आप घर वापस क्यों नहीं आ रहे? चैप्टर 18 द डील। सुबह का वक्त था। टैवर्न में फैंग युआन नाश्ता कर रहा था।
फैंग ज़ेंग उसके सामने खड़ा होकर सवाल पर सवाल पूछ रहा था। भैया, आपने शेन चुई के साथ क्या किया? वो कल रात से रो रही है। फैंग युआन ने उसे अनसुना कर दिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा। फैंग ज़ेंग का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, गु युए फैंग युआन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो एक बेचारी मेड है। हाँ, आपका एप्टीट्यूड कम है और आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर गुस्सा निकालेंगे। चटाक, एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। फैंग ज़ेंग ने अपना गाल पकड़ लिया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। फैंग युआन ने उसे थप्पड़ मारा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हो? एक नौकरानी के लिए तुम अपने भाई को भूल गए? फैंग युआन की आवाज दबी हुई थी, लेकिन उसमें खतरनाक गुस्सा था। आपने मुझे मारा? फैंग ज़ेंग की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से आज तक आपने मुझे कभी नहीं मारा। आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि मैं ग्रेड ए हूं और आप ग्रेड सी, है ना? चटाक, एक और थप्पड़, इस बार दूसरे गाल पर। फैंग ज़ेंग सन्न रह गया। बेवकूफ लड़के, फैंग युआन ने कहा। बचपन से तुम्हें किसने पाला? जब मॉम डैड मरे थे और अंकल आंट ने हमें फटे कपड़े दिए थे, तब मैंने अपने हिस्से के नए कपड़े तुम्हें दिए थे। जब तुम्हें मीठा खाने का मन होता था तो मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करता था। जब बाहर वाले तुम्हें तंग करते थे तो तुम्हें कौन बचाता था? फैंग ज़ेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, क्योंकि ये सब सच था। और आज तुम एक लड़की के लिए मुझे लेक्चर दे रहे हो? फैंग युआन ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, आज से न तुम मेरे भाई हो न मैं तुम्हारा भाई। फैंग ज़ेंग डर गया। भैया, ऐसा मत कहिए। फैंग युआन ने सीधा सवाल किया। तुम्हें शेन चुई पसंद है ना? चिंता मत करो, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे 6 प्राइमेवल स्टोन्स दो, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आज से वो तुम्हारी पर्सनल मेड। क्या आप उसे बेच रहे हैं? फैंग ज़ेंग हैरान था, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी हुई। शेन चुई अब उसकी हो सकती थी। मेरे पास अभी स्टोन्स नहीं है, फैंग ज़ेंग ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से वो थैली निकाली जो अंकल ने दी थी। उसमें 5 प्योर स्टोन्स थे और एक आधा यूज किया हुआ। ये लीजिए, मेरे पास बस यही है। फैंग युआन ने वो थैली ले ली। ठीक है, अब यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। फैंग ज़ेंग वहां से चला गया। जब वो टैवर्न से बाहर निकला तो उसे अपने सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे उसने आज कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। लेकिन फिर उसे शेन चुई का ख्याल आया और वो खुश हो गया। टैवर्न में फैंग युआन ने उन स्टोन्स को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। रिश्ते नाते सब बिकाऊ हैं। अंकल के घर में हंगामा मचा हुआ था। क्या कहा तुमने? उसने शेन चुई को बेच दिया और तुमने खरीद भी लिया? अंकल गुस्से में टेबल पर मुक्का मार रहे थे। फैंग ज़ेंग सिर झुकाए खड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मेरा मतलब डैड। अंकल ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। फैंग युआन बहुत चालाक है, उसने तुम्हें लूट लिया। उन्होंने फैंग ज़ेंग को नई स्टोन्स की थैली दी। ये लो, 6 और स्टोन्स। अब इन्हें बेकार मत करना, जाओ और कल्टीवेशन करो। जब फैंग ज़ेंग चला गया तो अंकल ने दांत पीसते हुए कहा, वो लड़का फैंग युआन, वो खतरनाक होता जा रहा है। रात हो चुकी थी। टैवर्न के कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। फैंग युआन बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने हवा में वाइन गू तैर रहा था। फैंग युआन अपनी ब्रॉन्ज एनर्जी उसके अंदर डाल रहा था, लेकिन वाइन गू बुरी तरह लड़ रहा था। ये नहीं मान रहा। फैंग युआन का शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। मैंने आधे स्टोन्स खर्च कर दिए, लेकिन ये बस 10% ही रिफाइन हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। अचानक वाइन गू ने पलटवार किया। वो गुस्से में सफेद रोशनी बन गया और सीधा फैंग युआन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। रिबेलियन। फैंग युआन हैरान रह गया। गू ने खुद हमला कर दिया था। एक तरफ फैंग युआन की कमजोर एनर्जी थी और दूसरी तरफ वाइन गू की जिद। टक्कर जबरदस्त थी। फैंग युआन को लगा कि आज उसका अपर्चर फट जाएगा, लेकिन तभी उसके अपर्चर के बिल्कुल बीच में एक अजीब सी चीज हुई। एक नई रोशनी पैदा हुई।
और वहां एक सिकाडा, झींगुर दिखाई दिया। ये कोई आम सिकाडा नहीं था, ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा था। वो जाग गया था, जैसे कोई शेर अपनी नींद से जागा हो और देखा कि कोई चूहा उसके इलाके में शोर मचा रहा है। उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी। वो सांस किसी तूफान की तरह वाइन गू पर पड़ी। वाइन गू, जो अभी शेर बना हुआ था, तुरंत भीगी बिल्ली बन गया। वो डर के मारे सिमटकर जमीन पर गिर गया। फैंग युआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है। ये मेरे साथ वापस आया है। चैप्टर 19 द किंग ऑफ इंसेक्ट्स। रिफाइनिंग के बीच में वाइन गू ने पलटवार कर दिया था। वो गू जिसके अंदर हुआ जियू मंक की जिद थी, उसने फांग युआन के एपर्चर में हमला बोल दिया। वो किसी तूफान की तरह फांग युआन के प्राइमीवल सी की तरफ बढ़ रहा था। फांग युआन की ब्रॉन्ज एनर्जी बुरी तरह हिल रही थी, लहरें उठ रही थीं। फांग युआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो उस हमले को रोक सके। एक तरफ वाइन गू की ताकतवर विल और दूसरी तरफ फांग युआन की एनर्जी, दोनों टकराने ही वाले थे कि अचानक फांग युआन के एपर्चर के बिल्कुल बीच में, जहां सन्नाटा था, वहां एक नई चीज दिखाई दी। ये एक सिकाडा था। ये ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर मूनलाइट गू नीले क्रिस्टल जैसा था, तो ये सिकाडा किसी कारीगर का बनाया हुआ लकड़ी का खिलौना लग रहा था। उसका सिर और शरीर हल्का ब्राउन था, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल हो। उस पर गोल गोल निशान बने थे, जो वक्त के गुजरने की निशानी थी। उसके पंख बहुत नाजुक थे। ये हरे पत्तों जैसे थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। उन पर बारीक नसें दिख रही थीं। ये वही था, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। हालांकि ये बहुत कमजोर लग रहा था। इसके शरीर पर झुर्रियां थीं और ये मुरझाया हुआ था। वक्त की धार में उल्टी छलांग लगाने की वजह से ये मरने की हालत में पहुंच गया था। ये अभी गहरी नींद में था, लेकिन सिर्फ इसका वहां होना ही काफी था। जैसे ही ये प्रकट हुआ, वाइन गू, जो अभी एक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अचानक रुक गया। वो हवा में ही जम गया, जैसे किसी चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ने अपनी आंखें नहीं खोली, बस अपने शरीर से एक हल्की सी सांस छोड़ी। वो सांस वाइन गू तक पहुंची और अगले ही पल वाइन गू का सारा गुस्सा, सारी जिद धुएं की तरह उड़ गई। वो बुरी तरह कांपने लगा। वो जमीन पर गिर गया और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। ये रैंक 1 और रैंक 6 का फर्क था। ये जमीन और आसमान का फर्क था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के सामने वाइन गू सिर्फ एक मामूली कीड़ा था। फांग युआन हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। यही वक्त है। उसने अपनी ब्रॉन्ज एनर्जी को वाइन गू के ऊपर डाल दिया। इस बार वाइन गू ने कोई विरोध नहीं किया। वो इतना डरा हुआ था कि उसने चुपचाप फांग युआन की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। जो काम रात भर में 1% भी नहीं हुआ था, वो अब चुटकी बजाते ही पूरा हो गया। ग्रीन और वाइट रोशनी मिली और वाइन गू पूरा का पूरा फांग युआन का हो गया। फांग युआन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल लीं। कमरे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन फांग युआन का दिल रोशनी से भरा था। कमाल है, फांग युआन हंसा। मैं सोच रहा था कि वाइन गू को रिफाइन करना मुश्किल होगा, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ने तो बिना कुछ किए ही उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फांग युआन ने हिसाब लगाया। एक गू मास्टर का पहला गू उसका वाइटैलिटी गू होता है। सबको लगेगा कि मेरा वाइटैलिटी गू मूनलाइट गू या वाइन गू है, लेकिन सच तो ये है। फांग युआन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मेरा असली वाइटैलिटी गू स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है। ये बात अगर किसी को पता चली तो दुनिया हिल जाएगी। एक लेवल 1 गू मास्टर जिसका एप्टीट्यूड सिर्फ ग्रेड C है, उसके पास लेवल 6 का गू है। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ था। पिछले जन्म में फांग युआन ने इसे रिफाइन किया था। रीबर्थ के बाद भी वो रिश्ता टूटा नहीं था, इसलिए फांग युआन को इसे दोबारा रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो पहले से उसका था। लोग कहते हैं वाइन गू मिलना बड़ी किस्मत है, लेकिन मेरे पास जो है उसके सामने वाइन गू क्या चीज है, बस जमीन की धूल। फांग युआन जोर से हंसा। वाइन गू तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। चैप्टर 20 द शॉक। फांग युआन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
स्प्रिंग ऑटम सिकाडा अभी बहुत कमजोर था। एक मामूली चोट भी उसे मार सकती थी, लेकिन वो फिर भी एक रैंक 6 गू था। उसका सिर्फ वहां होना, उसकी एक सांस ही काफी थी बाकी गू को डराने के लिए। फांग युआन ने अपनी आंखें खोलीं और सामने तैर रहे वाइन गू को देखा। वाइन गू, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अब बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए फांग युआन पर हमला किया था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ताकत ने उसे कुचल दिया था। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। फांग युआन ने मन में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को हल्का सा इशारा किया। सिकाडा ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। वो सांस वाइन गू पर पड़ी। तुरंत ही वाइन गू शांत हो गया। जैसे बिल्ली को देखकर चूहा डर के मारे सिकुड़ जाता है, वैसे ही वाइन गू डर के मारे एक बॉल की तरह गोल हो गया। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। फांग युआन जोर से हंसा। यही मौका है। उसने अपनी ब्रॉन्ज एनर्जी को वाइन गू के ऊपर डाल दिया। पहले जब वो रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ चढ़ रहा हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो आराम से पानी पी रहा हो। उसकी एनर्जी बिना किसी रुकावट के वाइन गू के अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड्स में सफेद रंग का वाइन गू हरा हो गया। उसकी बची कुची जिद भी हवा में गायब हो गई। रिफाइनिंग कंप्लीट हो गई। फांग युआन और वाइन गू के बीच एक रिश्ता जुड़ गया, जैसे वो फांग युआन के शरीर का ही एक हिस्सा हो। फांग युआन ने इशारा किया और वाइन गू तुरंत उसके अपर्चर में घुस गया। वो अंदर जाकर प्राइमीवल सी में तैरने लगा, जैसे गर्म पानी में नहा रहा हो। अब मूनलाइट गू की बारी है। फांग युआन ने अपनी जेब से मूनलाइट गू निकाला। उसने वही तरीका अपनाया। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की सांस छोड़ते ही मूनलाइट गू ने तुरंत सरेंडर कर दिया। वो डर के मारे अपने शेल में छुप गया। फांग युआन की एनर्जी ने उसे तुरंत रिफाइन कर लिया। सिर्फ 5 मिनट में उसने मूनलाइट गू को पूरा रिफाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने एक भी प्राइमीवल स्टोन खर्च नहीं किया। उसकी एनर्जी अभी भी काफी बची हुई थी। हा, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का होना जैसे भगवान की मदद मिलना है। अब से किसी भी लेवल 1 गू को रिफाइन करना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। भले ही मैं ग्रेड सी हूं, मुझे अब पत्थरों की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। फांग युआन खिड़की के पास गया। बाहर चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। मैंने सोचा था मैं हार जाऊंगा, लेकिन अब मैं सबसे आगे हूं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे अभी स्कूल हाउस जाना चाहिए और अपना इनाम लेना चाहिए। फांग युआन ने अपने वाइन गू को बिस्तर के कोने में छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना ले। फिर वो तेजी से स्कूल हाउस की तरफ निकल गया। अपोस्ट्रोफी। स्कूल हाउस का एल्डर गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। एल्डर ने गुस्से में आंखें खोली। इतनी रात गए कौन है? बाहर से पहरेदार की आवाज आई। एल्डर मास्टर, एक स्टूडेंट आया है। उसने कहा कि उसने मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया है। आपने कहा था कि जो सबसे पहले आए उसे तुरंत आपके पास लाया जाए। ओह, तो कोई जीत गया, एल्डर ने जम्हाई ली। वो बिस्तर से उठे और कपड़े पहनने लगे। कौन है? गू युए फांग जेंग ही होगा ना? पहरेदार ने कहा। लग तो वैसा ही रहा है। फांग फैमिली का ही लड़का है। एल्डर मुस्कुराए। हाँ, ग्रेड ए एप्टीट्यूड वही है। उसके अलावा और कौन हो सकता है? भले ही ग्रेड बी वाले कितनी भी मेहनत कर लें, टैलेंट तो टैलेंट होता है। एल्डर दरवाजा खोलकर बाहर हॉल में आए। वहां 10-12 मोमबत्तियां जल रही थीं। रोशनी में एक लड़का खड़ा था। एल्डर के आते ही उस लड़के ने झुककर सलाम किया। एल्डर ने खुश होकर उसे देखा और आगे बढ़े। उन्होंने बड़े प्यार से उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, बहुत बढ़िया। गू युए फांग जेंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम सच में ग्रेड ए जीनियस हो। देखा, ग्रेड बी और सी वाले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। हा। एल्डर जोर जोर से हंस रहे थे। वो फांग युआन और फांग जेंग में फर्क नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों जुड़वा ट्विंस थे। फांग युआन ने बड़े आराम से एल्डर का हाथ अपने कंधे से हटाया और एक कदम पीछे हट गया।
उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अपने हाथ पीछे बांधे और एल्डर की आंखों में देखकर कहा, ऑनरेबल एल्डर, आप गलती कर रहे हैं। मैं फांग जेंग नहीं हूं, मैं गु युए फांग युआन हूं। फांग जेंग मेरा छोटा भाई है। क्या? एल्डर की हंसी रुक गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से लड़के को देखा। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एल्डर ने हैरानी से पूछा, तुम फांग युआन हो? जी हां, मैं हूं। तुमने मूनलाइट गु रिफाइन कर लिया? एल्डर का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उन्होंने फांग युआन के माथे पर देखा। वहां नीले रंग का आधा चांद चमक रहा था। यह सबूत था कि वो रिफाइन कर चुका है। जी हां, मैंने कर लिया। तो तुम पहले नंबर पर आए हो? एल्डर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों स्टूडेंट्स देखे थे, लेकिन आज तक कभी भी किसी ग्रेड सी स्टूडेंट ने ग्रेड ए और बी वालों को हराकर पहला नंबर हासिल नहीं किया था, और वो भी इतनी जल्दी। ये नामुमकिन था, लेकिन सबूत उनके सामने खड़ा था। एल्डर बस फांग युआन को घूरते रह गए। उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।